सो गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। हैं? और आज हम लोग सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं कि लाइब्रेरी साइंस बेसिकली होता क्या है और इसके जो ये जो वर्ड है वो कहाँ से फॉर्म हुआ है, तो इन सब के बारे में आज बेसिक लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आने वाले में जो भी आप सजेस्ट करेंगे या फिर हम जो टॉपिक नहीं हुए हैं उनको लेके चलेंगे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है उनके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, पीपीटी रहेगी हमारी। एक सेकेंड, नहीं तो नहीं हुई शेयर। अभी स्क्रीन आप लोग को शेयर हो रही है, सारी स्क्रीन दिख रही है मेरी, पीपीटी नजर आ रही यस मैम। है ना? जब पीपीटी आपको नजर ना आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना समटाइम्स। क्या प्रॉब्लम है ना इसका? और सभी लोग प्लीज माइक को ऑफ कर लेंगे, रिक्वेस्ट करी मैं आप सभी से। प्रॉब्लम क्या है अभी? एक सेकंड। प्रॉब्लम क्या है अभी? स्लाइड ओरिएंटेशन कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसी रखी क्या? हाँ ये सही। इतना नहीं होगा, उतना ऊंचा रहने दे, नहीं रहने दे उससे। उससे प्रॉब्लम मत करना। एक सेकंड। शिट, क्या है प्रॉब्लम है? व्हाट इज हैपनिंग? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम, यू आर ऑडिबल। यस यस यस। मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई थी ना? नहीं मैम। नहीं हुई थी ना? ओके, मुझे ऐसा लगा मैं डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, ओके, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी को, है ना? यस मैम। ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी बेसिकली क्या होती है ये जान लेते हैं, है ना? आप लोगों ने, आई थिंक कम लोगों ने लेक्चर देखा होगा, तो जिन्होंने नहीं देखा बेसिकली उनके लिए है, क्योंकि सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या है और ये वर्ड कहाँ से फॉर्म हुआ है, तो बेसिक आज लेके चलेंगे। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी वर्ड है बेसिकली वो लाइब्रेरियम वर्ड से फॉर्म हुआ है, और जो केम फ्रॉम लाइब्रेरियम। ठीक है, और ये जो ये
द वर्ड लाइब्रेरी केम फ्रॉम लाइबेरिया विच इज टर्न फ्रॉम लाइबर। और ये जो लाइबर है, लाइबर से टर्न होके लाइबेरियम बना। और लाइबर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जो लाइबर, ये पूछा जाता है कि लाइबर मतलब लाइबर का मतलब क्या है, ठीक है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है इसका मतलब। और ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। और इसी प्रकार से फ्रेंच वर्ड लिब्रा, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि लिब्रा किस भाषा का शब्द है ना, और किस वर्ड को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी का ही वर्ड है, दोनों ही लाइब्रेरी को रेफर कर रहा है, ठीक है। लाइब्रेरी को ही बता रहे हैं आपका, लाइबर भी और लिब्रा भी। बस ये अंतर है आपका कि लाइबर जो है वो लैटिन वर्ड है, और जो लिब्रा है वो फ्रेंच वर्ड है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। और दोनों का मतलब ही लाइब्रेरी है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है, एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है आपके बटलर पियर्स। मुझे बता देना। आप लोग प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए, ठीक है ना। बुक्स, और यहाँ पर बताया है अकॉर्डिंग टू पियर्स बटलर के हिसाब से कि बुक्स, और बुक्स के बारे में पहले बताया गया है, और लाइब्रेरी क्या है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बुक्स आर द सोशल मैकेनिज्म फॉर प्रिजर्विंग द रेशियल मेमोरी एंड द लाइब्रेरी वन सोशल apparatus फॉर ट्रांसफरिंग दिस टू द कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग इंडिविजुअल, ठीक है। तो बुक्स के बारे में बताया गया कि बुक्स क्या है और लाइब्रेरी क्या है, ठीक है। तो बुक्स में बेसिकली जो भी हम लोग हमारे पास रेशियल मेमोरीज होती हैं, यानी जो भी हमारी समुदाय से रिलेटेड जो भी हम लोग मेमोरीज होती है उसका कलेक्शन होता है, या फिर जो हमारे पहले से जो भी हम लोग ने लिखा है, ग्रंथ बोलो, ग्रंथ कह सकते हैं, महाभारत वगैरह, रामायण, कितने वेद हो गए, तो वो सब हमारे बुक फॉर्म में है, ठीक है। और जो हमारा लाइब्रेरी है उसको प्रिजर्व करने का एक सोर्स, एक मतलब एक माध्यम है, ठीक है। उसके थ्रू ही हम बुक्स के इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये पियर्स बटलर के अकॉर्डिंग, किसका माइक ऑन है? प्लीज मैं माइक को ऑफ कर दीजिए, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, ठीक है। किसका माइक ऑन है? और द वर्ड लाइब्रेरी वॉज यूज, और सबसे इसमें बात ये भी की गई है कि जो वर्ड लाइब्रेरी, सबसे पहले लाइब्रेरी को आपने यहाँ पढ़ा है कि लाइब्रेरी को हम लोग लाइब्रेरियम वर्ड से फॉर्म हुआ है, ठीक है। और इसका जो लैटिन फॉर्म में इसे हम लोग लाइबर बोलते हैं, और फ्रेंच फॉर्म में हम लोग फ्रेंच वर्ड में हम इसे लिब्रा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लाइब्रेरी वर्ड जो सबसे पहले यूज कब हुआ था और कहाँ पे यूज किया गया, तो यहाँ पे ये बताया गया है, जो लाइब्रेरी वर्ड जो है सबसे पहले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में यूज हुआ था। और यहाँ पे 1374 में इसका प्रयोग, मतलब इस यहाँ पे मतलब अंकित है, ठीक है। 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये शब्द का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो ये भी, ये जो इम्पोर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक है। आपके असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दोनों मैंने डिस्कस की, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और द टर्म बिब्लियोथिक विशेषार्थ लाइब्रेरी साइंस was used for the first time in the title of German textbook Strittinger 1829, ठीक है। तो जो एक टर्म है इसे हम लोग लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस की अगर हम बात करें कि लाइब्रेरी साइंस, यहाँ तो लाइब्रेरी की बात हो रही है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस का जो वर्ड है वो सबसे पहले कब यूज किया गया और कहाँ यूज किया गया, तो वो बताया गया है यहाँ पे कि सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस जो वर्ड है वो एक जर्मन टेक्स्ट बुक में प्रयोग में लाया गया था, प्रयोग किया गया था, या उसमें लिखा था, ठीक है। और जो कि टेक्स्ट बुक, चित्र, एक राइटर है, एक ऑथर है जिनका नाम श्रीतिंगर है, उन्होंने 1829 में लिखी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, असाइनमेंट में भी, और कभी आप कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, या पीपीटी आपको शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने बेसिक बताया आपको, ठीक है। अभी आपको इसके नेक्स्ट पीपीटी है ये, कि जो द वर्ल्ड लाइब्रेरी इज नोन फ्रॉम, और हम लोग जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी को भी हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें स्पेनिश में हम इसे बिब्लियोथेका कहते हैं, ठीक है। जर्मन में हम बिब्लियोथेक बोलते हैं, और इटालियन में से हम लोग बिब्लियोटेका बोलते हैं। तो ये सारे जितने भी आपके फॉर्म्स हैं ना, ये अलग अलग पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है, तो आप इसको देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं। और यहाँ पर बात ये आ रही है कि व्हाट इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, क्योंकि देखो पहले हमने लाइब्रेरी पढ़ा, ठीक है। लाइब्रेरी कहाँ से फॉर्म हुआ था, लाइब्रेरी कहाँ पे प्रयोग किया गया था, सबसे पहले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में उसका हमने अंकन देखा, ठीक है। अब बात आ रही है लाइब्रेरी से लाइब्रेरी साइंस को, फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हुआ। ये क्वेश्चन जब आप कभी इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइब्रेरी साइंस को हम लाइब्रेरी साइंस क्यों कहते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम बता देते हैं कि ये क्या है बेसिकली। ठीक है, व्हाट इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो बेसिकली ये दो कॉम्बिनेशन है, दो फील्ड की कॉम्बिनेशन, लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि लाइब्रेरी में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी जुड़ गए हैं। आईसीटी हो गई है, डिजिटाइजेशन हो गया, आपका ऑटोमेशन हो गया, ये सारे टेक्निकल चीजें ऐड हो गई हैं, इसीलिए हम लोग इंफॉर्मेशन साइंस भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें लाइब्रेरी में, हमारे पास बुक्स के साथ साथ, मतलब ट्रेडिशनल चीजों के साथ साथ, जब हम बुक की क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग करते हैं तो उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो क्या है, टेक्निकल चीजें हैं। तो टेक्निकल टर्म या फिर आईसीटी या ऑटोमेशन का जहां भी यूज करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आईसीटी की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन साइंस जुड़ रही है, इसीलिए हम लोग लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट, मतलब ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और नॉर्मली भी आपसे कोई पूछ सकता है कि लाइब्रेरी साइंस तो एक मतलब प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसे लाइब्रेरी साइंस क्यों कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में हम लोग बेसिकली ये नॉलेज ऑफ नॉलेज, मतलब हमें एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी साइंस के साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होती है। कहते हैं ना, एक लाइब्रेरियन को मतलब डिफरेंट फील्ड के बारे में नॉलेज होती है, क्योंकि चाहे बहुत डेप्थ में नहीं नॉलेज होगी, बट थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी, क्योंकि वो हर, जितने भी अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हो गए, या टीचर्स हो गए, या स्टूडेंट्स हो गए, तो उनसे वो मतलब इंटरेक्ट होता रहता है टाइम टू टाइम। तो उसे अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स के बारे में, या उनके बेस्ट टॉपिक्स के बारे में, या बेस्ट कोई बुक है तो उस मतलब कौन सब्जेक्ट की कौन सी बेस्ट बुक होगी, है ना, किस ऑथर की बेस्ट बुक होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो उन सबकी नॉलेज होती है, हो जाती है। तो इसलिए उसे हम लोग टीचर ऑफ टीचर भी कहते हैं, लाइब्रेरियन को हम लोग टीचर ऑफ टीचर भी कहते हैं, क्योंकि उसे बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है इंफॉर्मेशन साइंस, क्योंकि आईसीटी या फिर आपका ऑटोमेशन, इन सब का यूज करते हैं, साथ ही साथ हम लोग टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं। ये क्योंकि इसमें एनालिसिस भी करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन भी करते हैं, वो क्लासिफिकेशन भी एक प्रकार से हम कहते हैं एक साइंस है। साइंस में हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी भी फॉर्मूले को। तो यहाँ पर भी हम क्लासिफिकेशन में, हमारी जो क्लासिफिकेशन एक स्कीम है उसको अप्लाई करके हम लोग क्लास नंबर निकालते हैं। हर किताबों का, जितनी भी हमारे पास बुक्स होती हैं, उनको एक आइडेंटिटी नंबर, या फिर एक बोल सकते हैं यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड कराते करते हैं, जिसे हम लोग कॉल नंबर कहते हैं। ठीक है, कॉल नंबर मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखिए, मैंने पिछली बार आपको नहीं बताया था कॉल नंबर बेसिकली क्या होता है, ये आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नजर आ रहा है क्या? हेलो, ये आपको विजिबल हो नहीं रहा है? मैम, एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा। ओके, ये नहीं विजिबल हो मैम। रहा है? अभी नहीं हो रहा मैम। ओके, अभी जी मैम, शो, अब हुआ। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ, आपको स्पाइन पे, बुक के स्पाइन पे ये कुछ नजर आ रहा है? जीरो जी टू मैम, फाइव व्हाइट कलर में हल्का ये यस है। यस, 0 to 5 जी करके जी जी। समथिंग है ना, ये बेसिकली कॉल नंबर कहलाता है। जी और इसके जस्ट नीचे आपको एक SS 223 करके लिखा होगा, दिख रहा है आप लोग को? जी मैम। हाँ, ये आपका पूरा कॉल नंबर कहलाता है। बेसिकली कॉल नंबर 3 चीजों से मिलके बना होता है। आपके पास भी, यस यस, वेरी गुड। हाँ, मैम दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? मैम सेंटेंस ओके, रिपीट कीजिए। नहीं हो देखिए, रहा है। एक देखिए मैं आपको मैम दिखाई नहीं दे रहा अभी। अब भी नजर आ रहा है एक्चुअली, ये देखिए। एक मिनट, लाइट कम है क्या जी इस वजह मैम। हाँ अभी आ रहे हैं, से? अभी आ एक रहा है। मिनट, मैं थोड़ा लाइट दिखा देती हूँ तब मैम मैं आप कर सकती हूँ। सेंटेंस भी रिपीट कर दीजिए कि कॉल हाँ हाँ, नंबर देखो, तीन चीजों से हाँ, बना ये देखिए, दीजिए। ये कॉल नंबर है बेसिकली, ये दिख रहा है आपको? मैं नेक्स्ट टाइम टैब से क्लास लूंगी शायद दिखे। SH 233। यस यस, इसके ऊपर भी 0 to 5 करके कुछ लिखा होगा, आई थिंक, दिख रहा है? टू, हाँ 2531 समथिंग। यस यस यस, ये आपका 0 to 5 3 1 है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ये होता है कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या कहलाता है? कॉल नंबर एक तरह से हम कैसे, से हमारा इनरोलमेंट नंबर होता है ना, किसी भी आप लोग को इनरोलमेंट नंबर इश्यू होगा, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर 50,000 स्टूडेंट है सपोज इट, तो अगर एक इनरोलमेंट नंबर आपका यूनिक नंबर है, इसके थ्रू आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि आपने किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है, आपका रिजल्ट क्या है, असाइनमेंट आपने कंप्लीट किए हैं कि नहीं, या फिर आपको बुक्स इशू हुई है कि नहीं, तो सारी इन्फॉर्मेशन एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आपकी मालूम चल जाती है। इसी प्रकार से इस कॉल नंबर के थ्रू इस बुक
को मतलब एक तरह से हम कहते हैं बुक की आईडी होती है, बुक की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बुक का टाइटल क्या है, बुक का ऑथर क्या है ना, बुक का आईएसबीएन नंबर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू हमें मालूम मिल जाती है। ये लाइब्रेरी के लिए एक यूजफुल मतलब बहुत ज्यादा मतलब जरूरी चीज होती है, और यूजर के लिए भी जरूरी चीज होती है, क्योंकि इसे सर्चिंग टूल ही बोलते हैं। इससे हम सर्च कर सकते हैं आसानी से। जब आप वेब ओपेक पे सर्च करते हैं कि कोई लाइब्रेरी में आई थिंक होगा, तो उसे मालूम होगा कि वेब ओपेक पे हम जब सर्च करते हैं मतलब ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है, ये आपका कैटलॉग होता है बेसिकली, जिसमें कि किताबों को जितनी भी डिटेल होती है, हम जब लाइब्रेरी में आते हैं बुक्स को सर्च करने के लिए, तो हमें क्या पता होता है कि हमें सब्जेक्ट पता होगा या हमें ऑथर का नाम पता होगा, ठीक है, या दोनों पता भी हो सकते हैं, ठीक है, या रैंडमली में आते हैं कि हाँ हमको इस सब्जेक्ट की किताब देखनी है, जो भी बेस्ट ऑथर मिल जाए, ठीक है, इस तरह से आप मन में सोच के आते हैं ना, है ना। तो वेब पे आप ओपेक पे सर्च करते हैं कि आप इस सब्जेक्ट का लाइब्रेरी साइंस सपोज दैट आपने एंटर किया, ठीक है, तो उसमें जितनी भी लाइब्रेरी साइंस की किताबें हैं सारी आ जाती हैं, ठीक है, उसमें फिर ऑथर भी आ जाता है, ठीक है, तो आपको फिर थोड़ा सा डिटेल आइडिया लग जाता है कि हाँ इस ऑथर की ये किताब हमें याद भी नहीं रहता, तो हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि हाँ सर ने मुझसे ये कहा था कि इस सब्जेक्ट के ये ऑथर अच्छे हैं, तो हम उसको क्लिक करके उसको मतलब जब क्लिक करते हैं तो हमें उसकी डिटेल मिल जाती है कि लाइब्रेरी में ये बुक इस स्टैक में इस सेक्शन में रखी गई है। वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी एक मिनट, हाँ। तो उस बेसिकली तो उस सेक्शन तक पहुंचने के लिए ये जो कॉल नंबर है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बिना हम लोग उस सेक्शन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर हम लोग टाइटल के हिसाब से उस बुक पे नाम लिखते हैं तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि टाइटल हो सकता है हर बुक का सेम हो सकता है, एक टाइटल की कई सारी किताबें हो सकती हैं, यूनिकनेस नहीं रहेगी, है ना। इसीलिए हम लोग कॉल नंबर देते हैं, क्योंकि कॉल नंबर में तीन चीजें सेम नहीं हो सकती ना। टाइटल तो सेम हो सकता है, लेकिन जो तीन चीजें होती हैं बेसिकली क्या क्या होती है, आपका होता है कलेक्शन नंबर क्लास नंबर और होता है बुक नंबर। तो कलेक्शन नंबर मैंडेटरी नहीं होता। कलेक्शन नंबर बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन नंबर वो होता है जब हम लोग जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कलेक्शन होते हैं, जैसे कि आपका आर्काइव का सेक्शन हो गया, रेफरेंस बुक्स हो गई, ठीक है, या फिर टेक्स्ट बुक सेक्शन हो गया, या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपका आपका डिपार्टमेंट्स के अलग अलग लाइब्रेरीज हो गई, तो उनके लिए हम लोग कलेक्शन नंबर भी लिखते हैं। और इसके लिए हम लोग इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, केवल दो ही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट ये बहुत बड़ी लाइब्रेरीज होती है और यहाँ पे रेफरेंस की किताब होती, तो हम लोग बस ऊपर यहाँ पे आर लिख लेते, जिससे कि अगर हमारे पास बुक्स वापस भी होके आती है तो हम उसे सेग्रीगेट करने में, उसे छांटने में, उसे दोबारा उस किताब के रैक तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। तो कलेक्शन नंबर बेसिकली हमें ये भूमिका निभाता है कि हम आसानी से उसे सेपरेट कर सकें, क्योंकि अगर रेफरेंस लिखा है या हमने आर्काइव लिखा है या टेक्स्ट बुक सेक्शन लिखा है या आपके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का लिखा है, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये किताब हमारे इस सेक्शन की है और हम उसे सेपरेट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इजी होता है कलेक्शन नंबर, ठीक है। और जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर बेसिकली क्या होता है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है कि ये जो क्लास है 0 to 5 ये हमारी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग को डिनोट करती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 1 से 10 तक हमारे डीडीसी में क्लासेस हैं, और अगर हम बात करें कोरल क्लासिफिकेशन में तो 1 से लेके 42 मेन क्लासेस हैं, यानी कि पूरे ज्ञान जगत को इतने ही मेन क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, और फिर उसको फर्दर हम लोग अलग अलग सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो आगे पढ़ेंगे आप। बेसिकली क्लास नंबर बेसिकली क्या होता है, एक सब्जेक्ट को दर्शाता है कि ये 0 to 5 है, आपका लाइब्रेरी साइंस का है, ये आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, ठीक है। और जो आपका बुक नंबर है, बुक नंबर बेसिकली किसको दर्शाता है, ऑथर को दर्शाता है, ठीक है, कि इस ऑथर का सपोज यहाँ पे SH233 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बुक नंबर को देने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि एक जॉट कोड होता है, और एक आपको होता है कटर टेबल के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमने कटर टेबल से दिया हुआ है, और कटर टेबल में क्या होता है कि जो सर नेम होता है ऑथर का, जैसे कि यहाँ पे बीडी शर्मा लिखा हुआ है, इस ऑथर की जो किताब है ये बीडी शर्मा की है, ठीक है। और इसमें जो ऑथर का नाम है शर्मा, तो हम लोगों ने क्या किया, SH किया, और कटर टेबल में इसी ऑथर के नाम के आगे ही 3 लेटर एक कोडिंग होती है बेसिकली, तो उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। और वो वहां पे हमने 233 SH लिखा और 233 कर दिया, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा, रुको मैं दिखाती हूँ। ये है बेसिकली कॉल नंबर, शायद आप लोग को अब दिख रहा होगा, ये दिख रहा है अभी, ये वाला जो है यहाँ पे, ये आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका बुक नंबर है, ऊपर वाला जो है वो
क्लास नंबर है, ठीक है। तो दो चीजें ज्यादातर मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। मैं हाँ, हो पा रहा है ये। नहीं दिख रहा है अभी? मैं भी साफ नहीं। चलो कोई नहीं, कॉल नंबर की अलग से क्लास है मेरे पास, लेक्चर, ठीक है। तो वो मैं शेयर कर दूंगी। कॉल नंबर बेसिकली समझ लीजिए कि आप मतलब एक, हम लोग लाइब्रेरी साइंस का टर्म यूज करते हैं ना, तो कॉल नंबर उससे कोरिलेट करता है, क्योंकि कॉल नंबर जब बनाते हैं हम, तो उसमें जो प्रोसीजर फॉलो होता है एप्लीकेशन के थ्रू ही हम लोग करते हैं, अप्लाई करते हैं चीजों को, एक मेथोलॉजी यूज होती है, तो वो कहीं ना कहीं साइंस को दर्शाती है, इसीलिए हम लोग लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। तो हमने कॉल नंबर को इसीलिए बताया आपको कि कॉल नंबर निकालते हैं या क्लास नंबर निकालते हैं, या हम आपका डिजिटाइजेशन करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, या फिर आपका जो कैटलॉगिंग करते हैं, तो ये सारे हमारे एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, या टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, या फिर हम लोग प्रिंसिपल को फॉलो करके उसका एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उसके बाद ये हमें चीजें मिलती हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे साइंस कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। और कॉल नंबर समझ लीजिए सिंपल तरीके से, मोटी भाषा में, कि आप एक आइडेंटिटी होती है बुक की, जैसे आपकी एनरोलमेंट नंबर एक आईडी होती है, इसी प्रकार से बुक नंबर मतलब बुक की एक आईडी होती है, जिसके थ्रू हम पहचानते हैं कि ये बुक किस सब्जेक्ट की है, किस ऑथर की है, और किस जगह पे अंकित होगी, कहाँ किस जगह पे रखी होगी। और इसको मैं बता रही हूँ, एक मिनट रुको, मैं शेयर करती हूँ ओपेक के थ्रू, तो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा, पता हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। Sorry, typing हो रही है। इसका है ऑन माइक, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? टीवी कौन चला रहा है भाई? जोगेंद्र सिंह आप हैं क्या? देखो ये पीके लाइब्रेरी के कैटलॉग है, ठीक है ना? दिख रहा है आपको? हेलो, नहीं दिख रहा है मैम। नहीं दिख रहा? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही नो क्या? मैम। स्क्रीन ओ शेयर नहीं हो मैम रही? स्क्रीन नहीं, शेयर चेंज नहीं कर हुई? नहीं दो। हुई ऐसे। अच्छा, नहीं हुई है? नहीं मैम। अच्छा जी चलो, रुको, मैम। हाँ रुको। उसमें इस तरह से नहीं है, देखो ये आपका वेब ओपेक कहलाता है, ठीक है। ओपेक और वेब ओपेक दो अलग दो चीजें होती हैं, है ना। आपका ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है, जो कि आप मतलब एक इंटरनेट के थ्रू, सॉरी, एक आप एक कैंपस में ही यूज कर सकते हैं। और वेब ओपेक हम कहीं से भी बैठ के किसी भी लाइब्रेरी को कैटलॉग को विजिट कर सकते हैं, तो वो हमारा वेब ओपेक कहलाता है, ठीक है। तो ये वेब ओपेक ऑफ पीके केलकर लाइब्रेरी आईटी कानपुर का है, ठीक है। और ये पीके केलकर लाइब्रेरी आपकी आईटी कानपुर में है, ठीक है। तो उसका ओपेक हमने ओपन किया है, और आप ये देख पा रहे होंगे ये सारे तरीके होते हैं सर्च करने के। और ये आपका मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि ऑटोमेशन या फिर डिजिटाइजेशन के बाद ये चीजें हमारी हो पाई हैं। पहले यही सेम चीजें हमारी मैनुअली थी, यानी कि हमारे पास जो कैटलॉग रजिस्टर फॉर्म में था, यही सारी चीजें अगर हम लोग रजिस्टर फॉर्म में मेंटेन करेंगे तो बहुत समय लगेगा यूजर को भी, और साथ ही साथ लाइब्रेरी को भी, लाइब्रेरियन स्टाफ को भी, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन करना इतनी सारी किताबों का इतनी सारी डिटेल के साथ बहुत टफ है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ऑटोमेशन के बाद हमारे पास वेब ओपेक अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सभी में ओपेक होता है, जिसके थ्रू हम लोग यूजर जो हमारा होता है, लाइब्रेरी का जो यूजर होता है, वो हमें वो सर्च कर सकता है इस ओपेक के थ्रू, ठीक है। और जब आप किसी भी लाइब्रेरी में, जो आपकी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी होगी, जब आप जाएंगे तो एंट्रेंस पे या स्टार्टिंग में ही आपको वेब ओपेक एक सिस्टम होता है जिसपे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। आप कभी किसी ने यूज भी हो सकता है किया हो, ठीक है। तो वेब ओपेक होता है, इसमें अगर हमको बुक का टाइटल पता है तो हम टाइटल के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, ऑथर पता है तो ऑथर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। सपोज दैट हमने सब्जेक्ट के थ्रू सर्च किया, ठीक है, तो हमने लाइब्रेरी ऑटोमेशन सपोज डालते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके, मान लो हमारे पास, क्योंकि जनरली हम रैंडमली भी चले आते हैं और हमें कोई नॉवेल पढ़नी है, तो हम सब्जेक्ट के थ्रू भी सर्च करके वहां पर देख लेते हैं कि किस ऑथर की बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग तरीके अलग अलग होते हैं बुक्स को सर्च करने के, ठीक है। ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ये टाइम लग रहा है। देखो ये फिर आपका ये कैटलॉग है, ठीक है। बेसिकली आपका ये ओपेक खुल के आ गया, ठीक है। जितनी भी किताबें होंगी आपकी ऑलमोस्ट इस टाइटल से, इस सब्जेक्ट से, वो आपकी ओपन हो जाएंगी, ठीक है। दिख रहे हैं आपको? ये मटेरियल टाइप आ रहा है आपका, कि फॉर्मेट क्या है इसका, है ना।
और ये डिस्क्रिप्शन है आपका कि ये कितने पेज की किताब है, ठीक, पब्लिशर आ गया, अवेलेबिलिटी आ गई कि आपकी ये आइटम्स अवेलेबल फॉर लोन है, ठीक है, और ये सारा आपका कॉल नंबर वगैरह सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करते तो और भी आपको डिटेल मालूम चल जाएगी। सपोज दैट हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, और जैसे कि हमें सब्जेक्ट पता है हमें, और हम इसके अंदर गए और हमने देखा कि ये इस पब्लिशर का है, ये फेमस पब्लिशर है, ये बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है रफली, ठीक है। और हमने इसको खोला और इससे हमें पोजीशन भी मालूम चल जाती है कि ये किताब कहाँ पे रखी है, और हम आसानी से सर्च कर सकते हैं, वहां जाके खुद भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये किताब है, ठीक है, और साथ ही साथ इसका ये फायदा होता है कि हम बुक को रिन्यू कर सकते हैं, बुक को होल्ड पे लगा सकते हैं, बुक को मतलब रिजर्व कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा उसको मतलब ना इशू करवा ले, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई स्टेटस दिख रहा है आपका अवेलेबल है, और आपका कॉल नंबर ये है, आपके सेल्फ में यहाँ पर दिखाई जनरल स्टैक में कलेक्शन एरिया है, जो मैंने कलेक्शन नंबर आपको बताया था ना, कलेक्शन नंबर का मतलब यही है किस रैक में रखी है या किस एरिया की वो किताब है, तो ये जनरल टैग की है, ठीक है, जिससे कि आसानी होती है बड़ी लाइब्रेरीज में हम उस पर्टिकुलर सेक्शन में चले जाएंगे, है ना, जिससे कि हमारा समय बचेगा। वरना इतनी बड़ी लाइब्रेरी, 2 फ्लोर की लाइब्रेरी है, तो आप अगर इस किताब को कॉल नंबर के माध्यम से या सब्जेक्ट के माध्यम से सर्च करेंगे ना, तो आपको ये किताब बहुत मुश्किल है कि आपको खुद ही मिल जाए, नहीं मिल पाएगी आपको अगर आप खुद से सर्च करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा आपका। इसीलिए ये नंबर हम लोग बनाते हैं जिससे कि यूजर का साथ ही साथ लाइब्रेरी का भी स्टाफ, जो लाइब्रेरी स्टाफ का भी समय को बचा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं इससे कि ये बुक अवेलेबल है कि नहीं, अदरवाइज अवेलेबल नहीं होगी तो हम दूसरी बुक को सर्च करेंगे, है ना। तो ये इससे हम लोग को फायदा होता है, और ये सारी चीजें इससे ही पॉसिबल हो, ये हमारे पास ये नंबर होता है तो हम इसके थ्रू ही सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इस नंबर को ना लिख के इस बुक के टाइटल को लिखते तो बहुत टफ होता है कि नहीं होता, इसीलिए हम लोग कोडिफाई करते हैं, इसीलिए हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर हमारा पूरा क्लास कॉल नंबर कहलाता है। अब आपको दिख रहा होगा ना ये, है ना, ठीक है, तो ये हमारा दिख रहा है मैम। कॉल नंबर कहलाता है, वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, देखो। और यहाँ पर आपने एच लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एच, ये जब भी हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं, लाइब्रेरी में कोई भी काम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो सरनेम होता है उसको पहले लिखते हैं, और जो फोन नेम होता है उसको कॉमा लगा के बाद में लिखते हैं। कभी भी आपकी लाइब्रेरी की एक तरीका होता है लिखने का कोई भी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलिगर है और उसके बाद एडवर्ड एम है, ठीक है। तो हेलिगर यानी कि एच लिया, और कटर टेबल से हमने 36 ले लिया, 367 उनका कोड होगा, तो उसको ले लिया, ठीक है। फर्स्ट 3 लेटर भी ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर लेके 3 लेटर्स तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेटर्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉल नंबर है। मतलब कॉल नंबर में 2 चीजें मैंडेटरी होती हैं, है ना। यहाँ पे जनरल सेक्शन है इसलिए यहाँ पे जी नहीं लिखा, लेकिन अगर रेफरेंस सेक्शन होता है तो आर जरूर लिखते हैं, क्योंकि रेफरेंस सेक्शन की किताबें मोस्ट मतलब इशू नहीं होती, वो आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं होती, थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन केवल आपको रेफर करता है कि आप इस पर्टिकुलर बुक पे चाहिए, या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। रेफर करता है वो, और कॉस्टली भी बुक्स आती हैं, तो रेफरेंस बुक्स बेसिकली जरूर उसमें आर लिखा होता है, यहाँ पे जस्ट ऊपर या पहले आर लिखा होता है, जिससे कि आप उसे आइडेंटिफाई कर सके और ये बुक वहां तक आप ले ही ना जाए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बेसिकली सारी चीजें क्यों हम लोग यूज करते हैं कि हम टाइम को बचा सके। जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को, तो जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो हमारे लाइब्रेरी के लॉ मतलब जैसे प्रिंसिपल है उनको हम लोग मतलब वो हर जगह यूज होंगे। बुक्स और फॉर यूज है ना, एवरी बुक इट्स रीडर, है ना। तो ये जो 5 लॉ है आपके, बेसिकली आपके 5 लॉ है, इनका हर समय यूज होगा। और ये 5 लॉ मतलब इन सारे जितने भी हमारा काम होता है, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, या जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, या ना बुक इशू अटेंड करते हैं, सारी चीजें उससे ही रिलेट करती हैं आपके। 5 लॉ किसी ने पढ़े हैं भाई, बुक्स आर फॉर यूज, है ना, आपका एवरी एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ यूजर, और आपका बुक्स आर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 लॉ से आपका अगर लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ये कभी भी आप इसको भूल नहीं सकते, ये हमेशा आपके जबान पे रहना चाहिए। कभी भी चलते फिरते सोचते सकते आपको ये याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये इनकी इर्द गिर्द ही हमारा जो लाइब्रेरी साइंस घूमता है, चाहे वो डीडीसी है, सीसी है, कुछ भी है। और जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो दिए थे वो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर थे, ठीक है। तो उन्हें पितामह ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है इंडिया में। और जो मेलविल डेवी सर है वो हमारे वर्ल्ड लेवल पे लाइब्रेरी साइंस के पितामह कहलाते हैं।
जिन्होंने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी। और ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका डीडीसी के द्वारा निकाला, मतलब डीडीसी स्कीम के अकॉर्डिंग निकाला ये नंबर है, क्योंकि डीडीसी से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। और एक रीजन ये भी है कि कूलर क्लासिफिकेशन यूज नहीं करते, क्योंकि वो हमारा अपडेटेड नहीं है, और डीडीसी के नए वर्जन आ चुके हैं। तो जो जो नए नए सब्जेक्ट आते हैं, तो हम लोग इजिली उसे, ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है, तो हम लोग आसानी से ऑनलाइन तरीके से भी इसके क्लास नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डीडीसी के थ्रू ये नंबर निकाल के आपका पूरा मतलब मैनेज करते हैं लाइब्रेरी को, ताकि बुक्स यूजर आसानी से सर्च करें। क्योंकि देख सकते हैं आप, अगर आप इसको सर्च करेंगे सब्जेक्ट्स, आपको नंबर की जरूरत नहीं है, आपको केवल सब्जेक्ट के थ्रू आप इस नंबर तक पहुंच सकते हैं। और जो लाइब्रेरीज होती है, लाइब्रेरीज की जो स्टैक्स, रैक को स्टैक्स बोलते हैं, और लाइब्रेरीज के स्टैक्स पे ये लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर कॉल नंबर से लेके, क्योंकि लाइब्रेरी में ये नहीं लिखा होता है कि ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक या इस बुक का टाइटल उस पर्टिकुलर स्टैक पे नहीं लिखा होगा, क्योंकि इतनी सारी सब्जेक्ट बुक्स होती हैं, तो टाइटल के अकॉर्डिंग हम स्टैक्स को अरेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग कॉल नंबर के थ्रू स्टैक्स को अरेंज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी का आपका कॉल नंबर ये है, तो इस कॉल नंबर से लेके इस पर्टिकुलर कॉल नंबर तक ये इस पर्टिकुलर स्टैक्स में बुक्स अरेंज है, ताकि आप उससे आसानी से वहां से ले सकते हैं, या किसी लाइब्रेरी स्टाफ की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास एक कॉल नंबर है, तो लाइब्रेरी किसी भी अटेंडेंट के पास जाएंगे, क्योंकि जनरली बड़ी लाइब्रेरीज होती है या जो भी स्टाफ होगा, अगर आपके पास एक कॉल नंबर आप दिखाएंगे, तो आपका जो लाइब्रेरी स्टाफ होगा वो आपको बहुत जल्दी आपको वो किताब हाथ में दे देगा। और अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की किताब दे दीजिए, तो वो नहीं दे पाएगा आपको इतनी जल्दी, है ना, क्योंकि आपके टेस्ट को आप खुद देख सकते हैं कि हमको ये बुक चाहिए, और आप उसको उस नंबर को देके आप किताब को आसानी से सर्च कर, मतलब आपका टाइम सेव होगा, साथ ही साथ स्टाफ का भी तो टाइम सेव हो रहा है ना। ये समझ में आ रही है आपको बात, की कॉल नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है और हम लोग क्यों यूज करेंगे, है ना। तो लाइब्रेरी साइंस क्यों क्यों कहते हैं, हमने इस बात को समझाने के लिए आपको ये बताया बेसिकली, कि कॉल नंबर इसको एक तरह से एक एग्जाम्पल है, ऑटोमेशन एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और अब बहुत सारी सर्विसेज जो कंसोर्शियम है आपका, या रेफरेंस सर्विसेज है आपकी, है ना, ये रेफरेंस सर्विसेज है, तो सारे आपके एक तरह से हम साइंस ही कहेंगे कि बहुत सारी सर्विसेज हैं आपके, बहुत सारी टेक्निकल, हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो कि साइंटिफिक चीजें हैं, जो कि एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग इस चीज को लेते हैं। ठीक है, यूज करते हैं साइंस की तरह हमारे लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, इसलिए हम लोग लाइब्रेरी साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीजें हैं, आपको आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आगे पीपीटी की तरफ बढ़ती हूँ। ठीक है, सॉरी सॉरी, शेयर स्क्रीन शेयर होगी ना, हो रही है ना, नहीं हो रही तो बता हो रही है, देना। हो यस रही है। हाँ हाँ ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट हो रही है। यस, हाँ, ये डेफिनेशन है आपकी, कि आपकी ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग जो लाइब्रेरी साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई, बिल्डिंग और रूम कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ बुक्स, periodicals and sometimes films and record music for using or borrowing by the public or the member of an institution। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि लाइब्रेरी में केवल किताबें नहीं है, आपके मैन्युस्क्रिप्ट हो गए, जर्नल्स हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, है ना, मैप्स हो गए, एटलस हो गए, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। कोई मुझे बताएगा कि आपका ये सारी चीजें तो बुक्स आपकी शॉप पे भी अवेलेबल होती है, तो लाइब्रेरी और बुक शॉप में क्या डिफरेंस होता है? दोनों चीजें अवेलेबल, तो लाइब्रेरी बुक्स शॉप और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस, क्योंकि जनरली शॉप पे भी आपका एटलस मैप बुक्स सारे डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं, तो क्या डिफरेंस होगा? मुझे बस 2 मिनट लूंगी इस बात के लिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये मुझे बताएगा कि क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस होता है बुक शॉप पे और लाइब्रेरी में। मैम बुक शॉप पे हम पैसे दे के या फिर पेमेंट करके लेते हैं, और लाइब्रेरी से हमें सिर्फ रीडिंग के पर्पज से लेते हैं, उसमें पैसे नहीं नहीं, नहीं लाइब्रेरी, देने पड़ते। हाँ ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बुक आपकी लोन के थ्रू भी तो मिलती है। और जब लाइब्रेरी में जनरली हम अगर बात करें परचेज करते हैं, तो ठीक है, हम लोग कार्ड बनवाते हैं तो थोड़ा पैसे तो उसमें भी लगते हैं। और कोई? मैम लाइब्रेरी में हमको टाइम मिलता है, वहाँ पे बातचीत नहीं कर सकते हम, और शॉप में जाके तो हम सिर्फ पैसे देके खरीद रहे हैं ना उसको। हम्म,
हाँ सही है, यही मेन 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 पता है कि आप परचेज करते हो, आप वहां पर, और यहाँ पे आप बोरो करते हो। एक आप अमाउंट देके आप बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजों को, और एक अरेंज फॉर्म में आप साथ ही साथ आपको जो बुक शॉप है वो आपको पर्टिकुलर बुक के बारे में ही चीजें बताएगा, और अदर फील्ड के बारे में नहीं बताएगा। कोई अगर मान लो पीएचडी के रिगार्डिंग अगर पूछना चाहे, या रिसर्च के रिगार्डिंग पूछना चाहे, या किसी प्रकार का मान लो रिसर्च स्कॉलर जो होता है वो डिफरेंट टाइप की मतलब रिसर्च के लिए उसको जरूरत पड़ती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करने की, उसका डेटा कलेक्ट करने की, तो वो उनको रेफर नहीं कर सकता, या उनसे वो यूजर को मतलब कांटेक्ट नहीं करा सकता, इंटरेक्ट नहीं करा सकता, ताकि वो एक लेटर वगैरह होता है उसको नहीं बना सकता। तो यू शॉपकीपर के पास ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। मेन होता है कि आप उस पर्टिकुलर अमाउंट में बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, और वो चीजें अवेलेबल आपकी शॉप पे नहीं होती हैं, है ना। और कुछ? एक अरेंजमेंट फॉर्म में आप खुद सर्च कर सकते हो लाइब्रेरी में, जो कि बुक्स जनरली शॉप पे अवेलेबल नहीं होता है ना। शायद एग्री नहीं कर रहे आप लोग मेरे से, है ना। नो मैम। मैम ऐसा भी होता है। हेलो। क्या? हाँ बताइए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। यस यस, वेरी गुड इवनिंग। मैम ऐसा भी होता है कि हमें जो चांसेस नहीं होते हैं कि हम सेलेक्ट कर सकें अपने हिसाब से ऑथर और राइटर को मैम। वही मैं कह रही हूँ, बुक यस। बुक पे हाँ लाइब्रेरी में तो कर सकते हैं, अगर हमें एक बुक समझ में नहीं आई तो उसका ऑप्शन अवेलेबल, हम दूसरा बुक ले बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल, मैम वही उस वही ऑथर के। वही मैं कह रही हूँ। लेकिन मैम कहीं कहीं पे होता है, जैसे कहीं हम मान लो कि बड़ी शॉप पे जा रहे हैं तो उस पे ये रहता है कि वहां पे लगे रहते हैं बुक्स, तो चूज करके अपने हब भी लेने के लिए कहते हैं वो हाँ लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर, शॉप पे। यस यस, पढ़ने का ऑप्शन नहीं होता ना, सभी में, पढ़ने का हाँ ऑप्शन सभी नहीं में होता, नहीं उतना होता टाइम नहीं 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 होता कि होता हम है पढ़ के कुछ। उसको देख सकें कि हाँ क्या बिल्कुल, है। वो भी अगर अगर पढ़ने का ऑप्शन दे पढ़ने रहे का हैं। नहीं होता, लेकिन हम्म, बुक्स चूज कर सकते हैं। हाँ वो उसको सर्च करते, लेकिन एक एरिया की बात करें, एक रेंज की बात करें हम, तो एक अगर हम बात करें, जैसे कि आप बात ने कहा कि हाँ होता है सर्च करने के लिए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें, आपकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर आपका साइंस की हो गई, मैथ्स की हो गई, कुछ फील्ड ऑफ सब्जेक्ट के वहां पे मिलेंगे सारे बहुत सारी सब्जेक्ट। वैरायटी हाँ अवेलेबल नहीं होती है मैम, एग्जैक्टली, बहुत लैक ऑफ, सारी हाँ वैरायटी यस अवेलेबल यस यस। बुक स्टॉल पे नहीं होती है। हाँ यही मेन मेन है, परचेज का इशू जितनी आता है। वैरायटी लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी उतनी बुक शॉप पे नहीं अवेलेबल होगी। हाँ। यस, ये फ्री सर्विस है बेसिकली, अगर बात करें फ्री, या फिर आपको बहुत कम पेमेंट करके आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और वहीं पर अगर हम बात करें शॉप पे, तो हमें परचेज करना पड़ता है। अगर 1 घंटे के लिए आपको पढ़ने का देगा, 2 घंटे के लिए पढ़ने का देगा, अगर आप कहोगे कि हमें 1 2 3 दिन के लिए, तो वो शायद नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इकोनॉमिकली आपका लाइब्रेरी हम लोग चूज करते हैं, और बहुत साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज हम लोग मतलब एक तरह से मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बात बताइए कि बिल्डिंग ऑफ रूम कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ बुक्स, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड म्यूजिक, बहुत सारे कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और अ लाइब्रेरी इज ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन और established चार्ज विद द केयर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड द ड्यूटी ऑफ मेकिंग देम एक्सेसिबल टू दोज हु रिक्वायर टू यूज देम, ठीक है। तो ये ऐसा रघुनाथन सर द्वारा डेफिनेशन दी गई है। तो जो भी डेफिनेशन आपको इजी लगे आप उसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा BLS 101 का, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है कि बेसिक लाइब्रेरी साइंस क्या है, लाइब्रेरी साइंस को लाइब्रेरी साइंस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक या फिर लाइब्रेरी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड मैं आगे बताऊंगी, तो सारा ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। और लाइब्रेरीज की डेफिनेशन ये भी दी हुई है मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। A place in which library, musical, artistic, or reference material, the book, manuscript, recording, or film are kept for use, but not for sale। यानी कि सेल के लिए नहीं होता, जनरली कितना भी लोग यूज करें उसे, है ना। एक बुक को मल्टीपल यूज कर सकते हैं, वहां पे शॉपकीपर की बात करें तो एक बुक को कुछ लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जो यूजर की बात करें तो बहुत सारे होते हैं कंपेयर टू अगर बात करें शॉपकीपर से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शॉर्ट वाली है, और ये आई थिंक मुझे लगता है आप लोग इजिली याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको समझाने की जरूरत तो नहीं लगता मुझे है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं आपका नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस टू कलेक्ट, स्टोर एंड प्रिजर्व द नॉलेज फॉर नेक्स्ट जनरेशन। बेसिकली सबसे अच्छा माध्यम है नेक्स्ट जनरेशन को नॉलेज पहुंचाने का हमारा जो लाइब्रेरीज है, ठीक है। क्योंकि हमें लाइब्रेरीज में पुराने से पुराने बुक्स मिल जाती है, क्योंकि चाहे हमारा कितना भी हमारे पर डेटा अवेलेबल है, डेटा पे अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, आपको लगता है कि गूगल पे हर चीज मिल जाती है, तो ये सही नहीं है। आपका इवन आई थिंक मुझे लगता है 40% ही चीजें मिलती होंगी, 60% नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो चीजें या तो गलत होंगी या तो मतलब ऑथेंटिक नहीं होंगी। हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन में मिले, ऑथेंटिक नहीं होगी। तो लाइब्रेरी से हमें
मतलब सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है बेसिकली, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम होता है इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का, ठीक है। टू इनकलकेट द रीडिंग हैबिट को भी एक तरह से हम कहेंगे प्रमोट करता है। एक कहीं ना कहीं हमें माइंड में रहता है कि हाँ मतलब हमें रीडिंग हैबिट को बढ़ाना है, ठीक है। फॉर रिसर्च डेवलपमेंट R&D में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई भी रिसर्च स्कॉलर ऐसा होता है, चाहे कितना भी वो मतलब टेक्निकल सेवी हो या टेक्नोलॉजी सेवी हो, वो ऐसा कोई भी नहीं होगा कि वो लाइब्रेरी में जाता ना हो, क्योंकि लाइब्रेरी रिसर्च का बहुत बड़ा, लाइब्रेरी और रिसर्च दोनों एक दूसरे के पूरक है एक तरह से मैं कहूंगी। तो R&D भी एक तरह से R&D के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। इट प्रमोट्स सेल्फ स्टडी के लिए भी लोग जाते हैं, है ना। बुक्स होने के बावजूद भी किताबें लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन होता है। आपको एक कंपटीशन की भावना भी जागृत होती है, क्योंकि आप दूसरों को देखते हो, तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, ठीक है। साथ में डिस्कशन भी होता है, ऐसा नहीं है कुछ बच्चे डिस्कस करते हैं आपस में, धीमे ही करते हैं, इतना नॉइस क्रिएट नहीं करते चीजों को। तो एक तरह से सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा माध्यम वहाँ पे एक माहौल होता है। टू डेवलप इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं। क्योंकि एक बुक अगर हम कहें कि एक सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट है, तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जो हमारा ऑथर है उस पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट में एक टॉपिक का मतलब एक्सपर्ट हो, दूसरे टॉपिक को अच्छे से ना बता पाए हो, ना एक्सप्लेन कर पाए हो, तो हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी बुक को रेफर करते हैं। तभी हम लाइब्रेरीज में सर्च करने के लिए या रिसर्च करने के लिए या फिर हम स्टडी के लिए या जो तैयारी करते हैं वो तभी लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। कोई भी आप यूपीएससी की तैयारी करें या जो बहुत सीरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होगा, तो वो लाइब्रेरीज में जरूर मतलब ले लेता है, सब एडमिशन ले लेता है, या जो भी उसका कार्ड जरूर बनवा लेता है, ताकि वो लाइब्रेरीज में जाके अलग अलग तरीके की किताबों को पढ़ सके। क्योंकि चाहे वो कितनी किताबें खरीद लेगा तो वो सफिशिएंट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इंटेलेक्ट थिंकिंग भी हमारी डेवलप होती है इसके थ्रू। टू इट प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हम किसी भी एज ग्रुप, कोई बाउंडेशन नहीं होती लाइब्रेरी में कि कोई पर्टिकुलर बच्चा भी आ सकता है, एक बुजुर्ग भी जा सकता है, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी की बात छोड़ दें, हम पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें, ठीक है, जो मेडिकल लाइब्रेरी की बात करें, जेल लाइब्रेरी की बात करें, है ना, या फिर आपकी एग्रीकल्चर लाइब्रेरी की बात करें, तो हम डिफरेंट जितने भी हमारे समाज में अलग अलग मतलब एरिया से जो लोग हैं उनको भी मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं लाइब्रेरी के थ्रू। तो लाइब्रेरी हमारी इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। साथ ही साथ हमारा टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि सभी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो पैसे खर्च करके किताबों को पढ़ सके, ठीक है। तो हम जाके अपना सिंपल सा, अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो हम वहां पर जाके अपना कार्ड, आई थिंक 300 रुपीज का बनता है अभी, कुछ समय पहले की बात है, मैंने पता किया था, अभी तो फिलहाल नहीं मुझे पता। 300 रुपीज का पब्लिक लाइब्रेरी में कार्ड बनता है, जिसमें कि आप कोई भी अगर वो, क्योंकि जनरली एकेडमिक लाइब्रेरी में हमारे पास जो बच्चे एनरोल होते हैं वो लोग मतलब एडमिशन लेते हैं, ठीक है, एडमिशन लेते हैं, वही लोग रजिस्टर करते हैं अपना, मतलब एक आईडी कार्ड उन्हें मिलता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो, कॉशन मनी जमा करते हैं, और जब आपका वो कराते हैं आप नोड्यूस, तो आपको मिल जाती है रिटर्न। लेकिन जैसे कि अगर कोई बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता या किसी कॉलेज में नहीं पढ़ता या कोई बुजुर्ग पढ़ना चाहता है, तो वो वहां पे आप विजिट कर सकते हो, लेकिन बुक को इशू नहीं करा सकते। बुक इशू कराने के लिए आपको पब्लिक लाइब्रेरीज में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिक लाइब्रेरीज में आप गए, ठीक है, वो सभी के लिए, और उसकी टाइमिंग भी ज्यादा होती है, बेसिकली उसकी अलग टाइमिंग होती है, ठीक है। तो वो ऑफ आवर्स में भी ओपन होती है, ताकि जो मतलब जो ऑफिस गोअर्स हैं या जो मतलब जैसे कि अगर हाउस वाइफ्स हैं तो अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहती हैं, तो वो वहां पर जाके अपने नॉवेल्स को पढ़ सकती हैं, या कुकिंग से रिलेटेड किताबें हैं या फिर डांस से रिलेटेड किताबें हैं, वो अपने एक जो भी उनकी मतलब कोई इंटरेस्ट की फील्ड है उसको भी अपना मतलब कर सकती है, स्किल डेवलपमेंट कर सकती है उसके थ्रू, ठीक है। तो वो चीजें पब्लिक लाइब्रेरीज के थ्रू पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो पब्लिक लाइब्रेरीज में आपको 300 रुपीज का कार्ड बनाना होता है, आप एक महीने में 2 बुक इशू करा सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। और साथ ही साथ आप, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, जब तक लाइब्रेरी ओपन है आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम और मनी दोनों सेव होती है, और साथ साथ आपकी इट प्रमोट्स क्वालिटेटिव लर्निंग, हमारी क्वालिटेटिव लर्निंग भी होती है, क्योंकि हम जब नेट पे पढ़ते हैं या गूगल के थ्रू पढ़ते हैं तो जरूरी कि वो हमारा कंटेंट सही है, और डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज होती है नेट पे जब हम पढ़ते हैं। तो आजकल चाहे कितनी भी अच्छी साइट हो उस पे, और इवन जो भी कितनी अच्छी वीडियोज आते हैं आपके नॉलेज के, उसमें भी एजुकेशनल वीडियोस में भी सबसे पहले ऐड आता है। तो अगर वो आपके मतलब का या आपको आपका फील्ड का हो गया तो आप पक्का उस ऐड पे चले जाएंगे, है ना। तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लाइब्रेरी में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है।
तो ये सारी इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंस है और नीड है इम्पोर्टेंस लाइब्रेरी की है। और क्या प्रॉब्लम है भाई, इसको इस तरह के ओपन हो रहा है, इस तरह तो ओपन नहीं होना चाहिए, कुछ तो प्रॉब्लम है। एक सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम है, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पीपीटी ओपन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही जैसा होना चाहिए, है ना। पता नहीं क्यों ऐसा बता रहा है, ऐसा होता नहीं है, इस तरह से क्यों दिखा रहा है भाई। एक सेकंड ना, इसको बंद करो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा होता नहीं है, एक सेकंड। तो सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या है। तो होता नहीं, पीपीटी की तरफ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बस प्रॉब्लम है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड, हाँ, स्क्रीन शेयरिंग आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक सिस्टम का इशू है, इतना समय लगता नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने एक मिनट रुक जाइए बस, ओपन हो रही है ना। आप लोगों ने अच्छा ये लेक्चर देखा था या नहीं है, एक किसी ने देखा था ये लेक्चर। प्रॉब्लम क्या हो रही है, open हो रहा है, आई थिंक किसी ने नहीं देखा था। हाँ, ये बेसिक है तो मुझे लगा बताना जरूरी है ना। इसके बाद फाइव आप टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी देखिएगा, उसमें बहुत अच्छी चीजें बताई गई है। और फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको असाइनमेंट में, और इवन आपके जो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सब में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फाउंडेशन ऑफ एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, ये ऐसे क्यों आ रहा है? मैम अभी एक एक पेपर ही अपलोड हुआ है क्या, जो एग्जाम वाले पेपर थे हमारे? नहीं तो ज्यादा तो कुछ नहीं मिले उसमें, नहीं मिले। अच्छा, एक या दो पेपर, एक मैंने ओपन किया, पता है एक उस दिन subject। मैंने उस दिन ओपन किया उसकी जो मतलब आपका लिंक था, बट वो ओपन ही नहीं हो रहा था उस समय, पता नहीं क्यों। और मेरे पास एक स्टूडेंट भी आया था उसके ज्यादा से रिगार्डिंग, ज्यादा एक दो मिला। उस समय तो मुझे सारे पेपर्स नजर आ रहे थे जब मैंने आपको लिंक शेयर किया, पता नहीं वहां पर कुछ चेंजमेंट किए गए आई थिंक, इस वजह से वो शेयर वहां पर। मैं दोबारा देखूंगी और आप लोगों को दोबारा लिंक शेयर कर दूंगी, अदरवाइज मेरे पास पेपर भी पड़े हुए, मैं वो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, ओके ये भी मैम, हो चुका था, इसमें है ना। हर सब्जेक्ट के थे लेकिन एक एक थे। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप। मतलब वो 8 पेपर थे बस, 101 102 ऐसे अच्छा, करके, मतलब जो थे 8 एक ही पेपर्स ईयर थे। के हैं, ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, ये अब आगे आपका ये फेजेस ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। आपके ये जो मतलब कितने फेज में डिवाइड किया गया है लाइब्रेरीज को, तो यहाँ बताया गया है। ओरल एंड वर्बल लाइब्रेरीज, वर्बल लर्निंग, ठीक है। हैंड रिटन मटेरियल, आपका प्रिंट फॉर्म स्टडी मटेरियल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी। बेसिकली क्या है ना, पहले जब लाइब्रेरीज हुआ करती थी तो पहले तो जनरली लाइब्रेरीज हुआ ही नहीं, मतलब उस तरह की हम ज्ञान को, मतलब जैसे क्या होता था पहले लोग क्या करते थे, जितने भी वो हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे ना पहले, तो गुरुकुल में क्या करते थे, जो गुरु होते थे हमारे, वो पहले हमारे पास रिटर्न जो लिखने की जो शैली थी या जो हमारे पास लिखने की कला थी, मतलब वो चीजें डेवलप नहीं हुई थी। पहले हम लोग क्या करते थे कि मतलब याद कर लेते थे, कोई भी हमारे पास ग्रंथ है वो याद कर लेते थे और उसको वर्बली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। तो उस समय जो सिस्टम था वो एक तरह से हम कहेंगे कि जो क्या बोलते थे उसे, मूविंग लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, या फिर मूविंग लाइब्रेरी कहते हैं शायद उसे, या फिर, है ना। तो उसमें क्या होता था, जो टीचर होता था या गुरु होता था वो याद कर लेता था चीजों को और डिस्ट्रीब्यूट करता था वर्बली, है ना वो, और बच्चों को
याद कर मतलब सुनकर ही याद करने की मेथड था। गुरुकुल में लिखने का उस समय विकास नहीं हुआ था। तो इसी तरह से आप कोई भी चीजें होते थे तो वो क्या करते थे, जैसे कि कोई गुरु है या कोई कोई रामायण है, कोई महाभारत, सॉरी कोई भी कोई ग्रंथ है ना, भगवत गीता का कोई कांड है, या उस समय बहुत पहले की बात है, कोई भी ज्ञान है, बुकिश नो इन्फॉर्मेशन है, तो किसी एक के पास है, उसे याद कर लिया, उनके गुरु ने उनको सिखाया, उनके गुरु ने उनको सिखाया, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चला आता था, ठीक है। और वो क्या करते थे कि किसी गांव में गए और उनको उस गांव में सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे कि हाँ ये गुरु आए हैं और हमको नॉलेज की बातें सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले लाइब्रेरीज को हम कहते हैं मूविंग लाइब्रेरी थी, ठीक है। और जो हमारे टीचर हुआ करते थे वो एक तरह से चलने मतलब मूविंग लाइब्रेरी का रोल प्ले करते थे। उस समय किताबें अवेलेबल नहीं थी, तो उस समय क्या था कि अगर मान लिया, क्योंकि ये टफ था ना किसी को भी, और एक किताब को या किसी भी पर्टिकुलर चीज को हम कंटेस्ट कर ले और एज इट इज किसी दूसरों को वही सेम चीजें मतलब शेयर करें तो पॉसिबल नहीं था। तो ये धीरे धीरे चीजें मतलब टफ लगने लगी लोगों को। फिर जब कहते ना, श्रुतियां बोलते थे मैम, श्रुतियां। हाँ श्रुति बोलते थे मतलब हिंदी में, तो वही उसे बोलते थे। सुन बिल्कुल करके हाँ, जो याद करते थे। बिल्कुल हाँ, पहले ऐसा ही हुआ करता था गुरुकुल में, पहले की रिटर्न जो शैली थी वो मतलब का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब इसकी कमियां कहते हैं ना, जब तक आपके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं होती तब तक आप उसका विकास नहीं करते। फिर ये चीजें थोड़ी टफ ही हो गई ना। और उस समय ये भी माना जाता था कि लिखना मतलब लोग कहते हैं यार लिखूंगी तो मतलब मुझे बेवकूफ समझा जाएगा, या फिर एक तरह से मुझे मतलब कमजोर समझा जाएगा कि मुझे याद नहीं होता, तो लिखना भी कभी शाप मानते थे। और धीरे धीरे चलती ही चली गई, कुछ समय तक ऐसा चला। फिर लेकिन ये पॉसिबल धीरे धीरे टफ हो गया ना कि हर कोई ऐसा पारंगत नहीं होता कि उसे चीजें याद हो जाए। तो धीरे धीरे जब ऐसा कमियां लगने की, ज्ञान का प्रॉपर तरीके से वो विकास नहीं हो पाया, यानी कि एक गुरु ने शेयर किया लेकिन दूसरे गुरु ने सेम मैसेज शेयर नहीं कर पाया, तो फिर धीरे धीरे एक तरह से रिटर्न शैली का भी विकास हुआ। और जब लिखने लगे तो फिर आपका ये वर्बल एक तरह से फॉर्म हुआ। हम लोग बुक्स को एक किताब को लिखा, ठीक है, एक किताब को दूसरे लोगों को शेयर किया, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन, एक जनरेशन की इन्फॉर्मेशन हमने दूसरी जनरेशन की जनरेशन तक पहुंचाई रिटर्न फॉर्मेट में। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे पास किताबें रिटर्न फॉर्म में जो हम लोग पत्रों पे है ना यूज करते थे, तो बहुत मतलब मतलब उसको संभाल के रखना पड़ता था, बहुत ही खराब हो जाती थी। तो हर कोई उसको पढ़ नहीं सकता था, सबके टच में नहीं थी। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी होता चला गया, जो मतलब नहीं नॉलेज है इसको, वो कम नॉलेज वाला हो गया, ठीक है। मतलब क्योंकि सबके पहुंच में नहीं था, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसी को वो चीजें प्रोवाइड कराई जाती थी, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में था। और बहुत अगर वो टच करेंगे बहुत सारे लोग तो खराब भी हो सकता था, क्योंकि ताम्र लिपि में बेल पत्रों पे लिखा जाता था वो चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्रिंट मीडिया आए उसके बाद हमारा ये फायदा हुआ कि एक कॉपी को हमने बहुत सारे फॉर्म में मतलब कॉपी करके कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इससे बहुत सारी जो लाइब्रेरीज का फॉर्म एक तरह से हम आएंगे ना, नॉलेज को बहुत सारे लोगों तक हमने शेयर किया, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया भी एक फॉर्म कहलाएगा, एक मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर करने का माध्यम। तो लाइब्रेरी भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने का ही तो माध्यम है, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया आने के बाद ये हमारा मतलब एक तरह से आया, ठीक है। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, यानी कि हम इसमें क्या था, हमारा पेपर लॉस होता था, तो एक किताब को हमने कई सारी कॉपीज को बनाई और सबको शेयर कर दी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, तो हमारे पास हमने अपलोड मतलब प्रिंट वर्जन है और हमने इसको शेयर कर दिया किसी के साथ भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये फायदा हुआ, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो हो गया, आपका आपका जो पिक्चर रेडियो हो गया या टीवी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से कि रेडियो हो गई, जिसमें कि आपको आज के समाचार हो गए, आपको देश दुनिया की खबरें मिल जाती हैं, जिससे कि आपका न्यूज़पेपर का जो प्रिंट की कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं बची, क्योंकि हर जगह न्यूज़पेपर नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है। या फिर आपका हर कोई परचेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के थ्रू उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंची, यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी कहीं ना कहीं उसका एक माध्यम ही इंफॉर्मेशन को शेयर करने का माध्यम है, तो वो पहुंची, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल रेडियो हो गए आपके, ठीक है, या फिर आपका जो टीवीज वगैरह होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में आएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब होता है बेसिकली क्या, कि जो किताबें हमारे पास हमने कॉपीज बहुत सारी हैं तो उसी को हमने स्कैन कर दिया और हमने अपलोड कर दिया, ठीक है, एक हमारे सिस्टम पे या एक हमारे मतलब सिस्टम पे है, और उसको लैन के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। तो उस एक सॉफ्ट कॉपी को, एक डिजिटल कॉपी को बहुत सारे लोग देख सकते हैं,
ठीक है, तो वो हमारे डिजिटल लाइब्रेरी कहलाए। ठीक है, और वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है, हमने इसी डिजिटल लाइब्रेरी जितने भी स्कैन की चीजें या जितने भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक जो आपके इंटरनेट के थ्रू जो चीजें यूज की हैं, तो बस डिजिटल लाइब्रेरी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक को ऐड सॉरी आपका आईसीटी को ऐड कर दिया, तो हमारा वर्चुअल लाइब्रेरी आ गया। वर्चुअल लाइब्रेरी में आपका कोई किताबें टच करने का कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपको हर चीज क्लाउड पे अवेलेबल है। ठीक है, इवन आप किसी भी लाइब्रेरी को सर्च करके उसकी कलेक्शन को देख सकते हैं, आप उसे पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल लाइब्रेरी में आपकी कोई भी मतलब कोई वॉल नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती, कोई आपका टीचर नहीं होता, कोई आपको लाइब्रेरी स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद से देख सकते हैं चीजें, तो वो वर्चुअल लाइब्रेरी कहलाती है। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी में बेसिकली डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी एक ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लाइब्रेरी वर्चुअल लाइब्रेरी ये डिफरेंस आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में आपका बेसिकली जो चीजें होती हैं जो आपके पास मतलब मीडिया मीडिया थी आपकी, एक तरह से मॉस मीडिया कर, लेकिन इसमें आपका उस समय वो नहीं आया था, नेट का यूज नहीं हुआ था, आपका रेडियो है, आपका ऑनलाइन आपका वहां से शूट होता था और आपका वो शेयर होता था, लेकिन इसमें आपका जो मतलब इंटरनेट का यूज यहाँ पे नहीं होता था उस समय। ठीक है, तो रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गए आपके, ये आपके आपका इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के फॉर्म में कहलाते हैं। ठीक है, डिजिटल में क्या होता था कि डिजिटल में आपका नेटवर्क का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको लैन के थ्रू आपको मतलब प्रोवाइड कराई जा रही है, एक कॉपी को बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी में आपको इंटरनेट का यूज करके आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज, डिफरेंट टाइप का कलेक्शन, डिफरेंट टाइप की ई बुक, डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सकती हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए देना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। मैम एक क्वेश्चन है। बिल्कुल बताइए। हेलो। हाँ बिल्कुल मैम बिल्कुल। अगर कोई जैसे कोई न्यूज़ है हाँ उसको हाँ, अगर हमने सीडी में रिकॉर्ड करके हमने किसी लाइब्रेरी में रखा हुआ है तो वो किस टाइप की लाइब्रेरी कही जाएगी? वो लैब सीडी हमारा सीडी, जो हाँ आपने रिकॉर्ड फॉर्म में तो हाँ। मटेरियल सीडी में। ठीक है, तो आपका देखिए मैंने बताया था ना आपको, जो लाइब्रेरी में, बट लाइब्रेरी तो वही कहलाएगी, क्योंकि लाइब्रेरी में आपका मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको डेफिनेशन दिखाया, लाइब्रेरी में आपके सीडी मटेरियल भी होते हैं, एटलस होते हैं, मैप होते हैं, है ना, बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, तो वो तो उसमें कोई लाइब्रेरी का अलग से नाम तो वो कहलाएगा नहीं, वो तो आपका डिजिटल अच्छा मतलब कि अच्छा। वो चीजें आप दिखा रहे हैं, किसी को शेयर कर रहे हैं ना, वो बात अलग है ना। वो कलेक्शन तो वो कलेक्शन एक टाइप ऑफ माइक्रोफॉर्म ऑफ कलेक्शन या ऑडियो कलेक्शन कहलाएगा वो तो। अच्छा अच्छा। हाँ, वो लाइब्रेरी का अलग मैं से तो नाम मैम तो वो चेंज नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैम एक मटेरियल आएगा। क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कैसे कहलाएगी वो, ओके। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कैसे कहलाएगी आप मुझे बताएंगे, मतलब थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में कहाँ से इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कहलाएगी वो। है मैम। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी तो मैम वैसे एक्चुअली इसमें जो हाँ। डेटा है, हम्म। मैम मैं ये सोच रहा हूँ उसमें जो सीडी है, सीडी में जो डेटा है हमारा वो डिजिटल फॉर्म में है। बिल्कुल है। तो उसे अगर हमने किसी जैसे बुक के साथ में सीडी वगैरह आती हैं, अगर हाँ उसको हाँ, हमने सेपरेटली रखा है तो वो मटेरियल किस टाइप का है? तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको लाइब्रेरी को क्या कहा जाएगा, आपका क्वेश्चन अभी ये था, तो लाइब्रेरी का नाम थोड़ी ना चेंज जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, आपका वो सेक्शन अलग जाएगा, सीडी सेक्शन अगर आप कहेंगे तो। जो लाइब्रेरीज होती हैं, हम्म। बुक सॉरी लाइब्रेरीज में भी अलग टाइप के सेक्शन होते हैं ना, तो आप इशू कराएंगे ना इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, आपकी लाइब्रेरीज में ऑडियो वीडियो माइक्रोफॉर्म ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो लाइब्रेरी वो कलेक्शन आपका कहला सकता है कि ऑडियो माइक्रोफॉर्म या फिर उस तरह का, लेकिन आप लाइब्रेरी क्यों कहेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्यों कहेंगे आप, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्यों कहलाएंगे कहेंगे आप उसे। डिजिटल लाइब्रेरी अच्छा ऑटोमेशन, अच्छा। आपका ऑटोमेशन, आप डिजिटल लाइब्रेरी कह सकते हैं, आप उसे ये कह सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। हम्म। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी हम्म। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कह सकते हैं आप, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी केवल उसके लिए थोड़ा सफिशिएंट नहीं रहेगी ना, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में आप सारी चीजें आ जाएंगी, आपकी बुक फॉर्म में भी आ जाएंगी कह सकते हैं, लेकिन आपने पूछा मुझसे केवल कि उसको कलेक्शन को ऐड करने के बाद नाम नहीं चेंज होगा। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। किसका क्वेश्चन था ये, डिजिटल लाइब्रेरी में आएगा ना वो सारा कंटेंट। किसका किसका क्वेश्चन था ये। मैम मेरा कार्तिक पंत। ओके कार्तिक। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा हेलो। पहले मैं कंप्लीट करने मैम की एक सोच रही हूँ क्वेश्चन ना, मेरा है। फिर मैं सभी के क्वेश्चन ले लूंगी, थोड़ा सा मुझे समझ लीजिए, फिर मैं आपको ना ठीक है कंप्लीट कर ठीक दूंगा है ना। मैम। ओके ओके ठीक है, ओके ओके मैम हाँ ओके। मैं सभी के क्वेश्चन है, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी मटेरियल लाइब्रेरी सॉरी आपके वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है, और फिर आपका लाइब्रेरीज, ये आपके जर्नी ऑफ लाइब्रेरीज है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपका एंशियंट और मेडीवल और फिर मॉडर्न। ठीक है, और यहाँ पर ये बुक में सारा कंटेंट अवेलेबल है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे वैदिक एज में बताया गया, जो आपका एंशियंट की लाइब्रेरीज के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे,
सॉरी सॉरी सॉरी, वैदिक एज इंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज वर इम्पार्टेड ओरली विदाउट द मीडियम बुक्स, ठीक है, मतलब जो मैंने आपको बताया अभी कि वर्बली हम लोग चीजों को शेयर कर देते हैं। और हियर वी कैन से दैट पर्सन हु हैड एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड, इसी को मूविंग लाइब्रेरी से मैंने आपको बताया कि उससे जो डिस्ट्रीब्यूट करता था नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह, उससे हम लोग मूविंग लाइब्रेरी कहते थे। जो कि आजकल अगर बात करें बस लाइब्रेरी, सॉरी हाँ बस लाइब्रेरी भी हो गई थी, आपके आपके व्हीकल लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप इवन अभी आपने घोड़ा लाइब्रेरी भी देखी होगी शायद, अभी न्यूज में आ रहा था पब्लिक लाइब्रेरी, मतलब एक जरिए था घोड़े पे कुछ लाइब्रेरीज को मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले आ सकते थे, ठीक है, जिससे कि जो नॉर्मल विलेज के लोग हैं उन लाइब्रेरीज की बुक को पढ़ सके, ठीक है। तो एक तरह से ये जो वर्बली इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, तो उन्हें मूविंग लाइब्रेरीज कहते थे, जो एक्सपर्ट हुआ करते थे, ठीक है। एंड द पर्सन हु गेन्स द नॉलेज, उसे हम लोग यूजर कहते थे, जो नॉलेज को लेते थे या सुनते थे, ठीक है। इन द आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन ऑफ तक्षशिला, दो इट वाज अ फेमस सीट ऑफ लर्निंग, ये जो तक्षशिला, आपने शायद आपको पता होगा तक्षशिला लाइब्रेरी जो आपकी है, वो जब की खुदाई होती और वहां पर वो एक तरह से हम कहते हैं कि वो एक अच्छी पीठ मानी जाती थी नॉलेज की, ठीक है। और तक्षशिला लाइब्रेरी सबसे पुरानी लाइब्रेरी कही जाती है, और उसकी खुदाई के बाद मतलब उस समय जो बुद्धिज्म थे वहां बुद्धिज्म का मतलब रिटर्न जो आपके प्रैक्टिसेस मिली और उनके लेखा मतलब जो लेख वगैरह मिले, ठीक है। तो वहां से मतलब एक तरह से खुदाई मालूम जैसे कि तक्षशिला एक बहुत अच्छा हब माना जाता है कि वहां पे लर्निंग का, ठीक है। और यहाँ पे 5N में नोटिस किया कि जो जेटवाना एक मोनेस्ट्री है वहां पे श्रावस्ती यूपी में, तो वहां पर भी उन्होंने लाइब्रेरीज के बारे में मतलब उनको चीजें मिली, ठीक है। द नालंदा लाइब्रेरी बिहार, इस तरह से बहुत सारे मतलब बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार हैड अ ह्यूज लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स नोन एज धर्मगंज। तो एक बिल्डिंग है बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी बिहार में, जिसमें कि बिल्डिंग में 3 पार्ट है आपके, सॉरी सॉरी क्या है, लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स नोन एज धनगंज, इट हैज 3 वाइड बिल्डिंग, यस द नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार, ठीक है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार है उस वहां पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरीज के बारे में इन्होंने बताया और उसे धर्मगंज कहते हैं, और इसमें 3 बिल्डिंग्स है, रत्न सागर, रत्नोदी और रत्नरंजक, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और दिस लाइब्रेरी वाज डिस्ट्रॉयड बाय मुस्लिम आइकोनोक्लास्ट बख्तियार खिलजी, और इसी का जो तस्ला लाइब्रेरी थी तस्ला, उसको नष्ट करना किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा था कि ये जो लाइब्रेरीज थी ये किसने नष्ट किया था, 1205 में आग लगा दी थी, ताकि जितने भी मतलब क्योंकि यहाँ पर बाहर से लोग पढ़ने आया करते थे, विदेशी भी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, तो इस वजह से इस लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। देयर वर द अदर सीट्स ऑफ लर्निंग व्हिच हैड सॉरी had got collection of manuscript in the library to them। तो इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे मोनेस्ट्रीज, बहुत सारे आपके लाइब्रेरीज के मतलब लाइब्रेरीज मिली, कानेरी, मिथिला, ओदनाथपुरी है, तो ये सारे एक मतलब पीठ कह सकते हैं, नॉलेज हब कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइब्रेरीज की स्टार्टिंग है, एंशियंट ऑफ लाइब्रेरीज। तो तक्षशिला को सबसे पहले माना जाता है लाइब्रेरीज का हब, ठीक है। और वहां पर आपकी जो ये धर्मगंज लाइब्रेरी थी, और धर्मगंज लाइब्रेरी में 3 बिल्डिंग्स थी, रत्नोदर, रत्न सागर, रत्नोदी और रत्नरंजक। तो ये बिल्डिंग के नाम जरूर पूछे जाते हैं, तो उनको जरूर याद कर लीजिएगा। और लाइब्रेरी का नाम क्या था, ये धर्मगंज था, ठीक है। और किसने नष्ट किया था, किस ईयर में किया था, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज लर्न कर लीजिए, ठीक है। और ये मेडविल मतलब टाइम पीरियड का लाइब्रेरीज के बारे में बताया गया, जिसमें मुस्लिम्स जो मतलब इम्पर थे, मुगल इम्परर्स थे, अकबर बीबर, अकबर बाबर जो हैं, उन्होंने मतलब वो बुक्स लवर माने जाते थे। और कहा भी गया है एक जो आपके बाबर, हुमायूं, फिरोज शाह, तुगलक है ना, तो ये सारे बेसिकली मतलब बुक लवर्स कहलाते मतलब कहे जाते थे। और हु फाउंडेड द, और ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी, जो हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी है जिसे हम लोग कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम जानते हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं, तो उसकी भी हम कह सकते हैं कि उसकी खोज की या उसकी आधारशिला रखी, की तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एम्परर्स हैड देयर पर्सनल लाइब्रेरी एंड आल्सो एस्टैब्लिश्ड मेनी मदरसा। वहां पर मदर जो मुस्लिम लाइब्रेरी होती थी या जो उन्होंने मतलब स्टैब्लिश की, उन्हें मदरसा भी कहा जाता था, ठीक है। और अमीर खुसरो जो थे बहुत बड़े बुक लवर भी कहे जाते थे, ठीक है। और
और साथ ही साथ इन्होंने अमीर खुसरो ने एक अपनी लाइब्रेरी बनाई थी, और उन्होंने अपॉइंट किया था लाइब्रेरियन बाय जलालुद्दीन खिलजी फॉर हिज रॉय, और उन्हें जलालुद्दीन खिलजी को अपना लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरियन मतलब सिलेक्ट किया था या लाइब्रेरियन अपॉइंट किया था, ठीक है। और और जब उस समय हम लोग अभी तो लाइब्रेरियन के नाम जानते हैं इस डेजिग्नेशन को, ठीक है, जो लाइब्रेरी को मैनेज करता है, जो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने से लेके चलाने तक की पूरी प्रोसेस को देखता है, ठीक है। तो उसका जो लाइब्रेरियन अभी हम लोग बोलते हैं, तो उस समय जो अगर बात करें तो उसका जो नाम था, डेजिग्नेशन का नाम था, वो महफिल कुरान था। उसको हम लोग पहले महफिल कुरान के नाम से जानते थे लाइब्रेरियन की पोस्ट को, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आपकी किताब में भी लिखी है कि हुमायूं एक ऐसे मतलब जो मुगल एम्परर थे जिनकी मौत सीढ़ियों से गिरने, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से हो गई। तो ये क्वेश्चन मतलब जनरली पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे इंटरव्यू में भी, या फिर क्वेश्चंस में भी आते हैं कि आपका कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसकी डेथ सीढ़ियों से गिर जाने के दौरान हुई, ठीक है। तो ये हुमायूं थे, मुगल एम्परर हुमायूं थे, ठीक है। तो ये आपका एंशियंट था, सॉरी ये मेडविल था, जिसमें मुगल एम्परर्स ने लाइब्रेरीज के प्रति लगाव दिखाया और बहुत सारे मदरसा, बहुत सारी लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने ही लाइब्रेरियन के पोस्ट को एक तरह से एक नया नाम दिया, जिसे महफिल कुरान कहा जाता है, ठीक है। और जो कि नया मतलब सबसे ज्यादा अगर बात करें, एम्परर जो मुगल एम्परर थे हुमायूं, उनकी डेथ आपकी सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से हो गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अब बात आते हैं कि आपकी जो मॉडर्न लाइब्रेरीज की, ठीक है। फिर कॉलेज लाइब्रेरीज आपकी कॉलेज लाइब्रेरीज आर द पायनियर ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। वॉरेन हेस्टिंग जो हमारे जो भी थे ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद हमारे मॉडर्न लाइब्रेरीज का एक तरह से हम कहते हैं कि ये विकास हुआ। और वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल जो थे, आपका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, फाउंडेड अ मदरसा एट कलकत्ता इन 1781, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही हम कह सकते हैं, जो लाइब्रेरी आज की हम टाइम पीरियड में देख पा रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स की ही देन है, उनके ही मतलब प्रयास के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि लाइब्रेरीज हम लोग आजकल देख पा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा भूमिका निभाई, जो एकेडमिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, या फिर जो भी हम लोग मतलब नेशनल लाइब्रेरी की बात करें, तो उनमें बहुत बड़ा रोल है हमारे जो ब्रिटिशर्स का। तो यहाँ पे वो सबके बारे में बताया गया है, ठीक है। एंड द ईयर 1811 लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल सबमिशन द, तो उसी बारे में बेसिकली बताया हुआ कि किसने लाइब्रेरीज के बारे में बताया है ना, तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं बेसिकली, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पर ये बताया गया, देखिए मैं स्टार्टिंग से पढ़ लेती हूँ। कॉलेज लाइब्रेरी आर द पैनल Johnson in the year 79, Duncan need for library for the collection of जॉनसन 1792 में डंकन ने मतलब लाइब्रेरी के विकास पर जोर दिया, और लाइब्रेरी फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन फॉर, और मतलब उन्होंने ये बात कही कि लाइब्रेरी का कलेक्शन जो है और प्रिजर्वेशन, जो पुरानी किताबों को हम लोग मतलब रख सकते हैं तरीके से, ट्रेडिशन को स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व करना चाहिए। एंड इन द ईयर 1811 लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल आल्सो मेंशन इन हिज मिनट, और साथ ही साथ लॉर्ड मिंटो जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड ऑफ मिनट में लाइब्रेरीज के बारे में मतलब बात करी, ठीक है। अटैच टू इस कॉलेज अंडर द चार्ज ऑफ की लाइब्रेरीज, प्रत्येक लाइब्रेरीज में एक, प्रत्येक कॉलेज में एक लाइब्रेरीज होना चाहिए, ठीक है। तो उन सबकी बात यहाँ पे बेसिकली की गई है। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, बेसिकली ये सारी चीजें कहेगी कि किसने कब क्या कहा, लेकिन इससे कुछ ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीजें पूछी नहीं जाती है, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो का कई कई बात आती है कि सबसे पहले किसने इस बात को रखा, तो लॉर्ड मिंटो और डंगर की बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और उनके ब्रिटिशर्स के बहुत बड़ा रोल है इंपीरियल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनाने का, ठीक है। तो उनके द्वारा ही हम कह सकते हैं, उनके द्वारा ही जो मॉडर्न लाइब्रेरीज की नींव रखी गई है, जो सेपरेशन हुआ एकेडमिक लाइब्रेरी आपका, या फिर पब्लिक लाइब्रेरी या स्पेशल लाइब्रेरी, या फिर आपका जो नेशनल लाइब्रेरी, तो ये ब्रिटिशर्स की देन है एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज इसमें बताई गई हैं कि कब किसने क्या क्या कहा, ठीक है। और ये पहली लाइब्रेरी है वर्ल्ड की, द लाइब्रेरी ऑफ Asurbanipal, ठीक है। दिस इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन लाइब्रेरी फाउंड इन 7th century BC, ठीक है।
और रॉयल कंटेम्पलेशन ऑफ असारियन रूलर असुरन बल्लेपल्ली, ये असुरन बल्लेपल्ली एक एम्परर है ना, उसके टाइम पीरियड में ये लाइब्रेरी स्टैब्लिश हुई थी। और नैनवे में है ये, और अभी इसे हम लोग इराक के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइब्रेरी ये कभी हो सकता है पूछा जाए, बस मैंने एक नॉलेज के लिए आप लोग को दिया है, यहाँ पे कभी पूछी नहीं जाती है, आपको पता होना चाहिए कि पहली जो लाइब्रेरी है वो कौन सी है, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि जो ये पहले अभी हम लोग के पास जो बुक्स होती हैं, बुक के फॉर्म में नॉलेज शेयर होती है, ठीक है, बुक हमारे पास अवेलेबल होती है, बुक हो गया आपका, जर्नल हो गया, आर्टिकल हो गया, है ना, डिजिटल फॉर्मेट में हो सकती है। लेकिन उस समय क्या होता था कि हमारी जो ताम्रलिपि हो गई या फिर यूनिफॉर्म टैबलेट, एक मिट्टी का एक तरह से कह सकते हैं कि टैबलेट होती थी, जिसमें कि कुछ केयर के या कि कुछ मतलब कुछ चीजों से लिखी जाती थी आपकी, या तो हम कह सकते हैं कि धातुओं से लिखा जाता था या फिर किसी पत्थरों से लिखा जाता था। एक टैबलेट, इसको संभाल के रखा जाता है बड़े, क्योंकि ये जनरली हम टच करने से खराब हो जाते थे, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म टैबलेट के फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन मिली, पहले किताबों का विकास नहीं हुआ था, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। तो यूनिफॉर्म अपनी भाषा में, अपनी लिपियों में वो अपने इतिहास को या अपने रूल्स को, अपने प्रिंसिपल को, क्योंकि उस समय भी जितनी भी सभ्यताएं हुई थी उनमें भी अपने उनके रूल्स चलते थे, जमींदार हुआ करते थे या जो भी वहां पे मतलब किसी भी चीज को, कम्युनिटी को मतलब लीड करते थे, तो उनके रूल्स होते थे या उनकी सभ्यताएं होती थी, तो उनको वो अपनी सभ्यताओं को लिखते थे ताकि वो अगली पीढ़ी कोई देखती है या खुदाई होती है तो वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए वो चीजें मतलब उस चीज को फॉलो करे, इसीलिए उन चीजों को लिख लिख के वो फॉर्म में रख देते थे अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित, ठीक है। तो ये असुरनम बल्लीपल्ली हमारे जो है सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है, और यहाँ पर हमें 30,000 लगभग यूनिफॉर्म टैबलेट मिले, जिससे कि हमें उनकी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म टैबलेट का एक यहाँ पे एक मतलब एक यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाया आपको, ठीक है। इस तरह की उनकी लिपि अलग अलग हुआ करती है, अपनी भाषा में वो लिखते थे, ठीक है। और ये हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सिचुएटेड इन ब्लादर स्टेट कोलकाता, और ये कहाँ पे है, फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी सिचुएटेड इन ब्लादर स्टेट कोलकाता में स्टेट है, वेस्ट बंगाल में। इट इज स्टैब्लिश 1836, और इसमें 3 बार बेसिकली 1836 में स्टार्ट की गई थी, फिर 1930 में इसे इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम दिया गया, और 1 फरवरी 1953 में इसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। इसके पहले हम लोग इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जानते थे, और जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसे हम लोग कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानते थे। तो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और ये डिटेल में अलग लेक्चर है अवेलेबल, ठीक है। तो उसका इसके बारे में बहुत अच्छी चीजें हैं, इसे हम लोग बुक्स रिपोजिटरी लाइब्रेरी भी कहते हैं। तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में 4 रिपोजिटरी लाइब्रेरी होती है, डिपोजिटरी लाइब्रेरी सॉरी, नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी, जिसमें कि जो भी बुक पब्लिश होती है या जर्नल पब्लिश होता है, आपका विद इन अ मंथ आपको ये बुक वहां पर एक कॉपी सबमिट करनी होती है, ठीक है। इसीलिए हमारे आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में 4 जगह डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसमें से हमारी एक ये भी है, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे जो आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भी यहाँ पर हमारी मतलब तैयार की जाती है, जो कि 14 लैंग्वेज में होती है। और जब किसी भी लाइब्रेरीज के मतलब किसी भी लाइब्रेरी को बुक परचेज करनी होती है तो वो आईएनबी को फॉलो करता है, जिससे कि उसे मालूम चल जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में अभी रिसेंट में कितनी किताबें पब्लिश हुई हैं। कुछ जितने भी ऑथर होते हैं वो उनको मतलब विद इन अ मंथ एक कॉपी यहाँ पर सबमिट करना होता है, एक कॉपी सभी जितनी भी रिपोजिटरी होती है सब में सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो विद इन अ मंथ सबमिट करनी होती है, तो जिससे कि वो मंथली बेसिस पे आईएनबी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी मेंटेन कर सके। और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आपकी 14 लैंग्वेज में अवेलेबल होती है, जिसमें कि बुक की सारे डिटेल अवेलेबल होती है कि बुक का ऑथर कौन है, बुक किस लैंग्वेज में है, बुक का टाइटल क्या है ना, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, टॉपिकल टर्म्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और पब्लिकेशन प्लेस और प्राइस वगैरह, या पब्लिकेशन प्लेस, पब्लिकेशन हाउस, ठीक है, और प्राइस कितना है, तो इस सब की डिटेल उस आईएमबी में दी जाती है, जिससे कि किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी को अगर कोई बुक परचेज करनी है तो वो उसको फॉलो कर सकता है, और जिससे कि उसे उसके जितनी भी लाइब्रेरी बुक्स पब्लिश हुई हैं ऑल ओवर मंथ में या ऑल ओवर मतलब ईयर में, तो वो
वहां से वो मतलब ले सकता है उसकी डिटेल, ठीक है, जिससे कि आसानी हो जाती है उसे, ठीक है। तो ये आपका आई है ना, तो ये आपका डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी कहलाती है, ठीक है। और 4 आपकी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी आपकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है आपका, है ना, और मतलब दिल्ली, मुंबई, मद्रास और चेन्नई 4 जगहों पे है, ठीक है। 4 टोटल आपकी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये मैंडेटरी होता है सभी ऑथर्स के लिए एक कॉपी सबमिट करना, ठीक है। और ये आपकी फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी है, और ये है आपका फर्स्ट स्टेट पब्लिक, सॉरी, अगर आपकी बात करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, फर्स्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आपकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में स्थित है। और अगर बात करेंगे फर्स्ट स्टेट ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, राज्य की सबसे पहली लाइब्रेरी की बात करेंगे, तो वो केरला में स्थित है, ठीक है। द स्टेट ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी केरला इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, ठीक है। तो ये सबसे ओल्ड लाइब्रेरी है। इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1829 में स्टैब्लिश हुई थी, और इसे हम लोग त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हो सकता है, अभी फिलहाल तो मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन बस आपके नॉलेज के लिए मैंने ये चीजें आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता है कि हमारी वर्ल्ड में सबसे पहली लाइब्रेरी कौन है, और नेशनल लेवल पे सबसे पहली लाइब्रेरी कौन है, और हमारी स्टेट लेवल पे सबसे पहली लाइब्रेरी कौन सी है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने शेयर की, ये सभी जितने भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक लास्ट पीपीटी है, इसके बाद हमारा फिनिश होता है। अब आप मेरी जितनी भी कोई क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। हेलो। यस यस बिल्कुल। हाँ मैम। जी हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? यस बिल्कुल आ रही है, एक मिनट में इसको मैम बस। एक तो डिफरेंस डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी में, मैम डिफरेंस एक बार प्लीज देखिए डिजिटल लाइब्रेरी में ये अंतर दोबारा है, रिकॉल कर वर्चुअल, देखिए सकती हैं? डिजिटल लाइब्रेरी में बेसिकली क्या है कि आपका इंटरनेट का यूज हम लोग बिना किए भी हम डिजिटल लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके पास ओके पर्सनल, मैम, ओके मैम, आपका मतलब अपना पर्सनल लैन ओके है, मैम। तो आप नेट सॉरी इंटरनेट नहीं, नेटवर्किंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरनेट की जरूरत पड़ती है नेटवर्किंग की, क्योंकि इंटरनेट के बिना तो आप ओके। शेयर नहीं कर सकते। नेटवर्किंग की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमारा हाँ जी मैम। नेटवर्किंग वो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग अपने कंटेंट को अपने यूजर के शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम एक लाइब्रेरी ओके। से दूसरी लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं उनको नहीं शेयर कर सकते, उनको नहीं ले सकते। जैसे कि अगर बात करें वर्चुअल लाइब्रेरी, बट वर्चुअल लाइब्रेरी में नेटवर्क आ गया, जैसे कि हम बात करें डेलनेट हो गया, आपका कंसोर्शियम हो गया, जैसे कि लाइब्रेरी लोन हो गई, सर्विसेज हो गई, आपकी ट्रांसलेशन सर्विसेज हो गई। ओके। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हुई? आपकी ये आपकी नेटवर्किंग के थ्रू हुई, ओके मैम। हाँ, ठीक है। और वर्चुअल लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, तो ओके वर्चुअल मैम। लाइब्रेरी, हाँ मेरी बात सुन लीजिए, वर्चुअल लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको जाना नहीं पड़ेगा, है ना, घर बैठे चीजें आपका ना यूज, ना आपका मतलब बिना विदाउट वॉल, ना टीचर है ना स्टाफ है, ना ही आपके पास रूम है या मतलब लाइब्रेरी है ना, केवल आपके पास कनेक्टिविटी है, और आप उसके थ्रू वर्चुअली हर चीजों को एक्सेस कर सकते हो, क्लाउड पे सारी चीजें अवेलेबल है इस समय। बेसिकली। हाँ सॉरी, ओके 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 ओके। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके यस मैम, थैंक यू। यस यस, आप कार्तिक मैम है एक ना आई एक थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा और था। हाँ हाँ यस मैम जो कार्तिक। आपका एग्जाम, हाँ नहीं नहीं, अजीत राय मैम। ओके ओके, अजीत यस राय। यस, हाँ जी मैम एक क्वेश्चन था मेरा और, जी कि जो बताएं। आप एग्जाम पेपर करवाएं होगा आपके यूनिवर्सिटी का, वो रूल्ड पेपर यूज होते हैं या फिर प्लेन पेपर नहीं यूज होते हैं? रूल होते हैं आपके। रूल्ड होते यस हैं, यस यस, हाँ ओके हाँ मैम, थैंक हाँ, यू। थैंक यू। यस। और आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं, 2 लॉन्ग होंगे आपके, 4 आपके शॉर्ट होंगे, आपको 2 घंटे का समय मिलता है। आपको 2 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग, जिसके 90 नंबर के होते हैं, और जो 4 शॉर्ट होते हैं वो आपके 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 8 into 4 आपका 32 हो गया, ओके मैम, और ओके मैम। 19 into 2 आपका 38, ठीक है। जी। तो आपका टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन पेपर होता है, और 30 मार्क्स के आपके असाइनमेंट होते हैं, ठीक है। वो नवंबर मिड तक आपके पास आ जाएंगे, उसका लिंक, ठीक है। ओके ओके। हाँ, अभी आपको ओके मैम, ओके मैम, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी थैंक या यू मैम। कुछ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के आपको एक बार पूछ रहा था कार्तिक, कार्तिक कोई प्रॉब्लम है कार्तिक? आपका जो आपकी क्वेरी थी वो आप उस क्वेरी से आपका मतलब सॉल्व हो गई, या फिर आपका कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम, वो सॉल्व हो गई। हो गई। सॉल्व हो गई। हम्म। मैम आपने पेपर बताया कितनी देर का है? 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का 2 होता घंटे, ओनली 2 आवर्स। है? ओके ओके, ठीक है मैम। बिल्कुल।
थैंक ठीक यू। है। मैम जो आपने बुक लेने के लिए बोला था ना हमें, रंगनाथन सर की, तो हाँ उसमें जो उसमें दिख रहे थे सबके कलर्स अलग अलग थे, हिंदी एडिशन भी होगा उसमें या सारे नहीं इंग्लिश नहीं, ही है? हिंदी एडिशन नहीं है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हिंदी एडिशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो हिंदी में आप क्या पढ़ना चाहिए, देखो हिंदी में बेसिकली आपकी जो 103 की किताब है या 104 जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें उसकी हिंदी, आपकी जो किताब है आपकी कोरल क्लासिफिकेशन, उसकी हिंदी उसमें दी हुई है ऑलरेडी, आपके रूल्स दिए हुए हैं, उसके सब कुछ दिया हुआ है। और मैंने आपका इवन लेक्चर भी शेयर किया आपके संग, कोरल क्लासिफिकेशन की बुक को हम कैसे पढ़ें, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। और आपको जो पहला पार्ट है आपका रूल्स पार्ट, वो आपको पढ़ना नहीं है, आपको बेसिकली शेड्यूल पढ़ना है, जिसमें कि आप प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमें, आपने शायद देखा हो जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीन, तो मैं किताब भी लेके आती हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड। आपको शायद मैंने, आप लोग लेक्चर नहीं देखा हो, लेक्चर जरूर देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इंग्लिश बुक है तो इसमें लेकिन प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक मिनट, किताब बुक काम नहीं। देखो ये जो आपने जब किसी ने बुक परचेज की होगी आई थिंक, तो ये आपके सबसे पहले पेज पे है ना, ये आपके 3 पार्ट दिए होंगे है ना, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिख रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। है ना। पार्ट 1 आपका रूल्स यस है ना, रूल्स को आप मत पढ़िए, ठीक है, रूल्स मत पढ़िए, रूल्स आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। रूल्स की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मैं कैसे समझाऊं, ठीक है, रूल्स छोड़ दीजिए। आप क्या पढ़ना है, मैं आपको नेक्स्ट मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ कि आप इसे लर्न कर लीजिएगा फॉर 2 मेन क्लासेस जो हैं आपके, पार्ट 2 2.3 पेज पे, 2.4 ये पेज आपके पास, जिसने बुक परचेज कर ली होगी, ये पेज आपको दिख रहा होगा, 2.4 दिख रहा है कि मैं बुक शेयर करूँ। बुक जब मैं जी मैम। पढ़ाऊंगी ना तब मैं बताऊंगी, क्योंकि बुक्स अगर दिख रहा है। मैं बुक्स पढ़ाऊंगी ना तो आपको कम से कम 15-20 मिनट में आराम से चले जाएंगे। तो बुक को मैंने ऑलरेडी लेक्चर अच्छे से बताया रखा है कि बुक्स में आपको रोज पार्कों में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ मैंने अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। और आपका बेसिकली पार्ट 2 आपको यूज करना है, पार्ट 2 में आप टाइम को कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप स्पेस को, ज्योग्राफिकल स्पेस को कैसे निकालेंगे, आपकी इंडेक्सेस वगैरह दी हो रखी है इसमें, ठीक है। और आपकी 42 मेन क्लासेस दी हुई है, यानी कि हर सब्जेक्ट को एक नंबर या एक आपका सिंबल दिया हुआ है। तो लाइब्रेरी साइज को हम लोग अगर बात करें, कोलर क्लासिफिकेशन में तो 2 है, और वही अगर हम डीडीसी की बात करें, डीडीसी में तो हमारा 0 to 0 है, ठीक है। तो 2 तरीकों से हम क्लास नंबर निकालना आपको इस सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सिखाएंगे क्लासिफिकेशन स्कीम में, डीडीसी और सीसी द्वारा, ठीक है। तो आपकी इसीलिए 2 दिन की, 10 दिन की वर्कशॉप होगी, इसमें 5 दिन आपको सीसी और 5 दिन डीडीसी सिखाई जाएगी। और वर्कशॉप के पहले मैं आपकी क्लास ले लूंगी, जिसमें कि आपको, ताकि आपको बेसिक पता चले, जिससे आपको वर्कशॉप में, ताकि आप अच्छे से सीख सकें और आपका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि आप सीखने में ही चले जाएंगे एक दिन। तो 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 दिन मैं चाहूंगी आप लोग अच्छे से सीखें, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन आप एक तरह से हम कहेंगे कि आप एक ह्यूमन बॉडी है विदाउट सोल, ठीक है, इस तरह से हम मान सकते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन सोल होती है लाइब्रेरी साइंस की। बिना क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग हमारा कोई भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल अपने आप को एक तरह से हम कहेंगे कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल नहीं कहला सकता एक तरह से, ठीक है। तो ये आपको, चाहे कितनी भी डिजिटल लाइब्रेरी हो, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी हो, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग चाहे इसका यूज करें ना करें, डजेंट मैटर, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम ओसीएलसी के थ्रू भी क्लास नंबर निकालते हैं, लेकिन सारी चीजें अवेलेबल नहीं है उसके थ्रू, क्योंकि हिंदी की अगर बात करें या फिर अभी उर्दू सब्जेक्ट की बात करें, तो शायद उसके थ्रू हम लोग कॉल नंबर नहीं निकाल पाएंगे, वो मैं आपको ओसीएलसी के थ्रू भी कॉल नंबर निकालना बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे 16 से 20 प्रोग्राम है, और होपफुली 7 को फाइल हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा हमारा प्रोग्राम शेड्यूल। तो मैं 7 या 8 को शेयर कर दूंगी, 16 से 20 प्रोग्राम में। और ठीक है, तो उसमें आप लोग आइएगा प्लीज। पोस्टर प्रतियोगिता है, और फिर जीडी है, आपका एक ओपन फोरम है, जिसमें कि आप अपने व्यू दे सकते हैं लाइब्रेरी वीक के रिगार्डिंग, ठीक है। और साथ साथ एक लेक्चर भी रहेगा, जिसमें कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज को या यूज ऑफ ई रिसोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हैं लाइब्रेरीज के, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर रहेगा, साथ साथ एक टूर भी रहेगा, है ना।
आपका विजिट मतलब एक तरह से हम कहेंगे एजुकेशनल टूर रहेगा, आपका एजुकेशनल विजिट रहेगा पंतनगर जो लाइब्रेरी है आपकी वहां के लिए, ठीक है। और एक सेमिनार रहेगा और एक साथ में एक क्विज भी रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो आप लोग, मैं चाहूंगी आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और मैम कितने टाइम के लिए है ये? कितने दिन के? ये एक दिन का है तो ना ये अलग अलग डेज में है ना, पूरा शेड्यूल मैं आपको 8 जब फाइनल हो जाएगा तो शेड्यूल मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। और मैं चाहूंगी कि जैसे शेड्यूल फाइनल करूँ तो जो अगर विजिट करने के लिए, एजुकेशनल विजिट के लिए जो लोग रेडी होंगे वो मुझे पहले नाम दे दे, क्योंकि ताकि हम लोग उसी हिसाब से व्हीकल का अरेंजमेंट करेंगे कि कितने बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ एजुकेशनल विजिट के लिए, ठीक है। पंतनगर जो लाइब्रेरी है वहां पर जीवी पंत यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का हम लोग विजिट कराएंगे, ठीक है। तो वो सब मैं आपको फर्दर बताऊंगी। और ये बेसिकली आप, ये होमवर्क है आपका कि जो ये आपको 2.4 लाइब्रेरी जो क्लासिफिकेशन बुक है, इसकी 42 मेन क्लासेस हैं, आप इसे लर्न कर लीजिए प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके वाइवा में भी काम में आएगी, साथ ही साथ ये आपके हमेशा काम में आएगी, क्योंकि इवन नेट का जो पेपर होता है यूजीसी नेट का, हर बार इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। हर बार कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होता जिसमें कि इस 42 मेन क्लास से एक क्वेश्चन ना बने। तो यानी कि एक आप 42 मेन क्लासेस याद कर लेंगे तो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। और बाकी आप लोग इस बुक को, इंग्लिश में है इसलिए घबराए मत, ठीक है। मैंने बकायदा 2 लेक्चर अच्छे से दे रखे, पार्ट 1 पार्ट 2, बुक पार्ट कोलन क्लासिफिकेशन बुक पार्ट 1, कोलन क्लासिफिकेशन बुक पार्ट 2, जिसमें कि मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस इस बुक को कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइए। और अभी आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मैं लेक्चर को क्लोज करूं, है ना, क्लास को वाइंड अप करूं। मैम एक रिक्वेस्ट। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बताएं, बिल्कुल जी बिल्कुल, यस यस। नहीं सुनाई, आई एम सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, क्या कह रही हैं आप? नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी। सोनम सोनम जी बोल रही है, आई थिंक, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। आप मैसेज चैट बॉक्स में टाइप नहीं समझ में आ रहा मुझे, आई थिंक आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है। आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए आपकी जो भी क्वेरी है ना, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, सो सॉरी। आप ये तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ लीजिए अगर कोई क्वेरी है, क्योंकि ना क्लियर नहीं हो पा रही आपकी वॉइस, तो सो सॉरी। आई थिंक मैसेज नहीं आ रहा है। यस यस बिल्कुल जी बताएं। मैम ये जितनी भी क्लास है इवनिंग में हो सकती है? सभी क्लासेस एक्चुअली क्या है, मेरा भी पर्सनल थोड़ा समय होता है ना, अभी मेरा तो अभी है ना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, और नेटवर्क का भी इशू होता है समटाइम्स। अभी तो फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है ना। और फिर एक बैकग्राउंड नॉइज का भी इशू आता है कि कोई बुलाने आ गया, सब कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है ना। और फिर हो सकता है कि हमारे साथ बहुत सारे हाउसवाइफ भी जुड़ी हुई, तो उससे काफी लोगों का खाने का भी समय हो, तो फिर घर की भी विशल वगैरह बजने लगती है ना। थोड़ा सा मुझे लगता है काफी लोगों को जल्दी भी होगी, खाना बनाना होगा, क्योंकि आप लोगों मैम को तो मैं यही कहना चाह रही थी, आपने खुद ही कह दिया कि हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि मैंने रोटी ना, सोने का टाइम हो गया है ना। यस यस मुझे पता है, क्योंकि ये विंटर्स का समय भी हो गया है। और मैंने लास्ट टाइम जब मैंने प्रीवियस बैचेस के संग क्लासेस ली थी, तो भी इवन जो बहुत अच्छे बैचेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो इवन मतलब इतना ज्यादा उनको होता था सीखने का कि वो खाना किचन में बना रही हो, उन्होंने अपना मतलब मोबाइल रखा हुआ है और रोटी बना रही हो, क्लास ले रही है, ऐसा भी था। डेमो क्लासेस में आप लोग खुद भी देख सकेंगे, शायद ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग में भी वो चीजें चली गई। मैम मैं डिटेल, हाँ बिल्कुल बताएं। मैम मैम केवल फीमेल को कंसीडर मत कीजिए, हम ऑफिस वाले हैं मैम, हमारा 5:30 5:30 पे ऑफिस ही होता है, तो उसके बाद थोड़ा सा हमारा भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि इवनिंग में रखूं थोड़ा सा, लेकिन मैं कोशिश करती हाँ, हूँ ज्यादातर कि सैटरडे संडे तो जैसे मैनेज हो सकता है, हम किसी टाइम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मंडे टू फ्राइडे जो होगा वो इवनिंग में रखेंगे, थोड़ा सा हमारे लिए कंफर्टेबल होगा मैम। चलिए ठीक है। मैं इस बात को, अगर आप लोग मतलब मुझे लगता है कि आप लोग मतलब क्लास को लेने के लिए हैं, मतलब सीरियस हैं, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जी इवनिंग में क्लासेस दूं, ठीक है। लेकिन बस ये है कि अगर मैं ओके इवनिंग मैम। में क्लासेस दे रही हूँ तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ऐसा ना हो कि थोड़े गिने चुने रहे, तो मैं स्ट्रेंथ चाहती हूँ कि काफी बच्चे नहीं हों, मैम। है ना। ठीक जी है, तो फिर जी इवनिंग में जी मैम। जुड़ेंगे तो मुझे तो थैंक यू। बच्चे चाहिए ज्यादा, कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके एक ही जगह पे, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास ओके रिकॉर्डेड फॉर्म में ये फायदा होता है कि रिकॉर्ड में आप कोई चीज पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो मैम बाकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्या? पीडीएफ के मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, ठीक है।
पीपीटी में जी शेयर कर मैम। दूंगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पीपीटी है और ये सारे पॉइंट आई थिंक आपको बुक में कुछ चीजें शायद नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये काफी चीजें थोड़ी बहुत ऐसे कि स्टार्टिंग के पॉइंट से शायद वो शायद आपको आई थिंक नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी साइंस को लाइब्रेरी साइंस क्यों कहते हैं शायद, तो कुछ चीजें मैंने अपनी तरफ से ऐड की हैं। तो ये मत सोचिएगा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो थोड़ा सा नॉलेज पर्पज से मैंने ऐड किया है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस मत सोचिएगा। वो थोड़ी जितनी भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे सकूँ मैं चाहती हूँ एक पीपीटी के माध्यम से, तो वो मेरी कोशिश रहती है। तो आप ये मत सोचिएगा मैम ने एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा दिया, ठीक है। वो थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो चीजें बताई हैं आपको, ठीक है। तो वो आप पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी, अभी कहीं तो अभी शेयर कर दूंगी या व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप उसे, और मेरा एक वो भी है स्लाइड शेयर पे मैंने शेयर किया है, स्लाइड शेयर आपका एक मतलब है लिंक आपका, तो वहां पर भी जाके आप पीपीटी को देख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं आपको यहाँ पर भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैम जी बुक के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और था। जैसे उसमें जिस भी बुक में 6th एडिशन लिखा है और रंगनाथन सर का नाम लिखा हुआ है, वो सारी वही होंगी ना? कोई बिल्कुल, किसी भी आप कंटेंट चेक कर लीजिए, आपको इंडेक्स पेज मुझे भेज दीजिए, ठीक है। आप इंडेक्स पेज भेज दीजिए मुझे, ठीक है। इंडेक्स पेज में आप देख लीजिए कि आपका जो स्टार्टिंग पेज है आपका 9 से स्टार्ट है और लास्ट पेज है आपका 3.54, ठीक है। इस पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर एंड होना चाहिए। इंडेक्स मैं शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। मैम इसका कंटेंट पेज नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है ना? सॉरी 7 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ नहीं 9 से स्टार्ट, हाँ हाँ कंटेंट 7 तो इंडेक्स है ना आपका, आपका 9 से बेसिक हाँ आपका, कंटेंट हाँ हाँ कंटेंट 9 पे से स्टार्ट हो ना। हाँ हाँ तो 9 से स्टार्ट हो रहा जी है आपका प्रीफेस टू इंडेक्स है, एडिशन हाँ। और आपका ये है, तो इसके 3 पार्ट्स में है, मैंने आपको दिखाई दिया है। और कहीं तो मैं आपको इसकी ई कॉपी शेयर करूंगी, लेकिन ई कॉपी शेयर करने से ये थोड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा, काफी बच्चे सोचेंगे मुझे ई कॉपी मिल गई है मैं क्यों परचेज करूँ, है ना। लेकिन परचेज करना मैम जरूरी उसके है। कुछ 1-2 पेज प्रिंट के मैं सेंड कर पूरी दीजिए बुक ताकि हम हाँ ठीक है मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। इवन आई थिंक मुझे लगता है किसी बच्चे ने मुझे शेयर की, तो मैं वही वही आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि बुक्स कभी कभी मैम रिटर्न मैंने नहीं होती है ना, हाँ हाँ इसीलिए ये, थोड़ा दिक्कत है। नहीं नहीं मैं शेयर कर दूंगी, हाँ आपको, हाँ यही मैम बुक है। मैंने तो ये दिया है link। हाँ यही बुक है अच्छा आपकी, 6 एडिशन ही है। और एसएस पब्लिकेशन होगा आपका, है ना। ये एसएस पब्लिकेशन आपका जी होगा, सर। है ना। और आपका, और यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पर आप जब जाएंगे ना यहाँ पर, ये आपका जो कॉपीराइट पेज है, यहाँ पर भी तो लिखा होगा आपका 6 एडिशन है आपका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंडेक्स बेसिकली आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा होगा, आपको मैं भेज दूंगी, ठीक है। इसमें कुछ अलग से तो ऐसा मेंशन नहीं है। 6 एडिशन ये सारे आपको लिखे होंगे, आप ये भी देख सकते हो, बैक ऑफ पेज दे सकते हो, ठीक है। व्हाट्सऑप पेज दे सकते हो। एक पार्ट्स ऑफ बुक का भी चैप्टर देख लेना, वो बाद में काम में आएगा, यहाँ पर फिलहाल तो नहीं आएगा, ठीक है। इंडेक्स मैं शेयर कर दूंगी बेसिकली, ठीक है। आपके इंडेक्स पेज शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसको मैच कर लीजिएगा, ये मेन है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग के 3 पेजेस शेयर कर दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। हाँ ओके मैम। और कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज आप लोग फ्री हैं अपने काम के लिए, और मैं भी वाइंड अप करूंगी क्लास को। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अगर मुझे बता दे तो और भी अच्छा है, अदरवाइज मैं सोच रही हूँ कि आपको आपको कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर नहीं हुए हैं वो कर लूँ। और आप जरूर देखिएगा, मैंने होमवर्क दे रखा था, किसने देखा है। मैंने आपको ये लेक्चर होमवर्क में दिया था, और सीधे सीधे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी दिया था, ठीक है। तो आप, मैं चाहूंगी कि आप एक बार लेक्चर को देखें और फिर मैं उसको क्लास लूँ, तो आप उससे डिस्कशन अच्छा हो जाएगा, जो कि डाउट भी आपके हैं ना वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो वो लेक्चर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। वरना फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर है उसका, फिर मैं क्लास लूँ तो एक तरह से हम नए टॉपिक को हमारा छूट रहा है ना, है ना। एक्सक्यूज हाँ मी मैम, बोलो बोलो। जी देहरादून रीजन में आ गई होंगी मैम बुक्स? नहीं, मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको कि वो आफ्टर दिवाली आई थिंक आ जाएंगे वहां पर, ठीक है। ओके बुक्स के, हाँ थैंक यू। यस मैम यस जी क्लास बताएं। ज्वाइन कर सकते हैं? ये ऑफ कोर्स मैम यस, एक बस आई कार्ड नहीं मिला है। आई कार्ड नहीं मिला है तो आई कार्ड तो हम नहीं इशू करेंगे आपको, वो वहाँ पे सेंटर में जो कोई स्टडी सेंटर है वो आपको प्रोवाइड कराएगा आई कार्ड। आई कार्ड की बात करें ना आई थिंक आप, मैं स्टडी जी 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 स्टडी स्टडी सेंटर से, सेंटर में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ स्टडी सेंटर में जाना पड़ेगा आपको। मैम ये आई कार्ड ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद ही मिलेंगे या पहले भी नहीं मिल आप, जाएंगे? नहीं नहीं मिल जाएंगे आपको आई कार्ड, आपका एनरोलमेंट एक आईडी इस तरह से वो मैम एक, डाउनलोड भी हो रहा था उस समय जब फॉर्म भरा था, तो एक आई कार्ड तो डाउनलोड हुआ था उस समय प्रिंट। अच्छा मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, हो सकता है उस समय डाउनलोड हो, आपने भरा होगा तो हो सकता है कि आपने डाउनलोड किया है कि, अगर आपने डाउनलोड किया है तो आप शेयर कर दीजिएगा, अगर किसी को पता नहीं है तो, है ना। किसने बताया मुझे। जी मैम, मैं एक मैम बार मैम ये जो वेबिनार वगैरह होगा 10 दिन का वर्कशॉप होगी, हम्म। तो वो देहरादून वाले के लिए देहरादून में ही होगी ना?
ऑनलाइन अभी मुझे लगता है इस बार ऑनलाइन रखनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हमारे पास ना डीडीसी की किताबें अवेलेबल नहीं है, और जब तक डीडीसी की किताबें हमारे पास नहीं होंगी अवेलेबल तो हम लोग ऑफलाइन मोड पे वर्कशॉप नहीं करा पाएंगे, है ना। तो उस समय ऑनलाइन रहेगी, मैं आपको बकायदा बता दूंगी किस तरीके से होगी, और जिस तरह से क्लास चल रही वैसे ही रहेगी। बस एक फर्क रहेगा, आपको डीडीसी की जो वर्कशॉप करेंगे आप, तो उसके लिए 2 सिस्टम चाहिए पड़ेंगे, जिसमें कि आप डीडीसी को इंस्टॉल करके, मतलब इंस्टॉल क्या मतलब आप सेव करके रख लेंगे फोल्डर में बकायदा, मैं आपको पूरा उसका प्रोसीजर बताऊंगी। और ताकि उससे आप जब स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि बुक को हम, अगर कोई हमसे नंबर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा नंबर है, ये हमारे पास हाथ में रहेगी, तो हम आसानी से बिना सिस्टम के सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कह दिया कि डीटीसी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में है और उसमें से आप मुझे ये नंबर निकाल के दिखाइए, तो इसके लिए हमें दूसरा सिस्टम अपने पास रखना होगा लैपटॉप में, चाहे लैपटॉप में थोड़ा टफ हो जाता है, सॉरी मोबाइल में। लैपटॉप में अपना सामान रख लिया, अपना अपने फोल्डर बना लिया, डीटीसी के 3 जो टेबल आपका शेड्यूल और आपका अपने रिलेटिव इंडेक्स को रख लिया, और आपने मोबाइल से कनेक्ट हो गए, मोबाइल से आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या है चीजें हैं, और सर्च कर रहे हैं आप अपने सिस्टम में, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से नंबर बना पाएंगे। मैं आपको डेमो भी दे दूंगी आपको, जिससे कि आपको किस तरह की चीजें यूज करनी है, आप उसके लिए फैमिलियर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए, वर्कशॉप के मैम पहले आपकी ऑनलाइन मैम ऑनलाइन नहीं हुई, ऑफलाइन हुई तो फिर? ऑफलाइन की उम्मीद वैसे मुझे कम लग रही है, ऑफलाइन होंगी तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना, बच्चे देहरादून के हैं और एक जगह पे हल्द्वानी आ सकते हैं, तो फिर मैं पूरी जैसे कोशिश करूंगी देहरादून, है ना, ये मैम भी थोड़ा आउट ऑफ स्टेट भी है। आउट ऑफ स्टेट भी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये भी हैं। और बुक्स का मेजर प्रॉब्लम तो हमारी बुक्स की है, बुक्स की अगर हो जाती है हमारे पास कॉपीज, तो हम लोग फिर बच्चों को बुलाते हैं किसी भी तरह से, है ना। मेन बुक का इशू आ रहा है, और लेकिन अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस वर्कशॉप हुई हैं ऑनलाइन मोड पे हुई हैं, तो सक्सेस रही हैं, काफी बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा है। बस ये थोड़ा सा है इसमें, मतलब एक तरह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको कनेक्टिविटी थोड़ा सा, वैसे प्रॉब्लम फिलहाल तो सर्दियों में, मतलब इस समय बरसात में होती है, अभी तो फिलहाल नहीं होती है, और आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है, फुली फोकस होना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप साइड में कुछ काम कर रहे हैं और आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, ये नहीं चल पाता है। आपको फुली फोकस होना पड़ता है, 10 दिन इसको देने ही पड़ते हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कुछ भी हो, साथ में दूसरे काम को नहीं करना है, ठीक है, इस बात का तभी आप सीख पाएंगे। अदरवाइज ये कोलर क्लासिफिकेशन आपके, आपका अभी अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी जब आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो आपको बताऊंगी कि कोलर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में एज इट इज नंबर बनाने वाले क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो आपकी इंपॉर्टेंस आपको पता होगी, तभी आप इसको इतनी वैल्यू दे पाओगे इस कोर्स सब्जेक्ट को। हाँ मैम ये कब तक होगा वर्कशॉप, मींस कोई अप्रोक्सीमेट वर्कशॉप, टाइम? यस यस, दिसंबर मिड तक, आई थिंक दिसंबर 10 के बाद इसकी मतलब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, आई थिंक नवंबर प्रोग्राम के बाद आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ इसमें फाइल चलाने की, क्योंकि दिसंबर में मैं कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि जनवरी में आपके एग्जामिनेशन आई थिंक हो जाएंगे, तो आपके पास टाइम रहे ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सको, पढ़ाई में फोकस कर सको, क्योंकि प्रैक्टिकल में रहोगे तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना। तो मैं चाहूंगी दिसंबर में आपका ये कंप्लीट हो जाए वर्कशॉप, ठीक है, प्रैक्टिकल और वर्कशॉप दोनों खत्म हो जाए, जिससे आप फ्री होके पढ़ाई कर सको, ठीक है। बाकी और कुछ, तो फिर अभी हम लोग वाइंड अप करें क्लास को। मैम थैंक यू। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। यस और मैम। कुछ, हाँ मैम यस यस, एग्जाम का टाइमिंग कुछ, एग्जाम मैम एग्जाम का बताया तो मैंने अभी तुरंत बताया, आप लोग ध्यान से सुना करो, मैंने जनवरी बताया ना, जनवरी 1 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन आ नहीं, जाएगा। जनवरी जनवरी अब मैं डेट लिस्ट वैसे नहीं, बता दूंगा जनवरी आपको। जनवरी का आप नाम ले रही थी एग्जाम का? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जनवरी बता रही हूँ आपको, अच्छा जनवरी ठीक है मिड मैम, या ओके। जनवरी एंड में, नॉट अभी मुझे इसका डेट लिस्ट तो नहीं ठीक, पता। नोटिफिकेशन आपका 1 महीने या 20 दिन पहले आता है, ठीक ओके है। ओके मैम, हाँ यस, और कुछ लेक्चर के ओके रिगार्डिंग मैम, आपकी थैंक यू। कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आई थिंक क्लास को वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अगर आप मैम लोग, हाँ हेलो बिल्कुल, यस यस बताइए जी। मैम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे ये मतलब जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होंगे ना, क्या मतलब ऑफलाइन जैसे कि ऑनलाइन, मैम ये क्लास लेंगी, नहीं समझ में आया मैम क्वेश्चन जो क्या है। वर्कशॉप चलेगी ना, हाँ हाँ, हेलो, हाँ हाँ क्वेश्चन, हाँ वर्कशॉप चलेगी चलेगी तो ऑनलाइन चलेगी, देखिए तो एक ही, मैम अगर हम जैसे ऑफलाइन में जो आ सकता है तो वो आ भी सकता है, ऐसे भी ले सकते क्लास? नहीं नहीं देखो, आप लोग ऑफलाइन, ऑनलाइन चलेगी तो ऑनलाइन अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग मेरी वर्कशॉप के पहले या वर्कशॉप के बाद में आके मुझसे कोई डाउट है वो अलग से मुझसे पूछ सको, कि वर्कशॉप बेसिकली हो सकता है कि मैं लूं या ना लूं, डिपेंड करता है। एक्सपर्ट हम लोग बुलाते हैं बाहर से, जो कि एक्सपीरियंस होते हैं टीचर, उनको बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज पूछनी है तो आप मुझसे आ सकते हो, उसका मैं भी इसी से पढ़ाऊँ, कुछ पता नहीं अभी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कैसी टर्म कंडीशन होती है उस समय, कैसी
सिचुएशन होती है, तो फिर आपका आप जब वर्कशॉप लेंगे तो आप उसके वर्कशॉप के पहले या बाद में आ सकते हो, उस ड्यूरेशन में नहीं आ सकते कि आप ऑफलाइन आके अटेंड करें, क्योंकि ऑनलाइन होगी तो वो एक्सपर्ट कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ेंगे ना, तो फिर ऑफलाइन होगी तो पूरी फुली ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी तो फुली ऑनलाइन होगी। हाँ, आप वर्कशॉप के पहले या बाद में आके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2-3 दिन और साथ ही साथ ग्रुप में भी आ सकते हैं, अगर आप चाहें 4-5 बच्चे हलवाने के 10 बच्चे, तो आप मुझसे उसकी टीटीसी या सीसी की आप मुझसे ले सकते हैं, मतलब क्लासेस यहाँ पे ऑफलाइन, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ एनी टाइम। बस मुझे बता के आइएगा आप कि इस दिन मैम आप फ्री हैं या नहीं है, तो मैं उस समय आप मतलब आ जाइएगा, बस इतना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा दूसरे काम भी होते हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ जी जी, थैंक यू। ठीक है, तो आप आ सकते हो, कोई नहीं, बस मुझे बता के आना, ठीक है। यस, और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। और मैं चाहूंगी इस और इस क्लास को आप नोट्स बनाइएगा इस क्लास के, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में कम से कम इससे पूछूंगी, थोड़ा टाइम था कम, इसलिए मैंने इस जो आपको होमवर्क दिया था उससे क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन 2.4 पेज है जो मैं शेयर भी कर दूंगी फॉर 2 मेन क्लास, उसको भी याद कर लीजिएगा आप। और इस लेक्चर से मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अभी मैं इसका कल इस क्लास से क्वेश्चन आपका एक फीडबैक फॉर्म लूंगी, और उसमें क्वेश्चन भी रहेंगे इसी टॉपिक से, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास वाकई में अटेंड होकर सुना होगा उन्होंने, वो क्वेश्चन को आंसर करेंगे और उनके मार्क्स भी उसमें कंसीडर होंगे, ठीक है। तो वो मैम फीडबैक नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास सैटरडे को ही करते हैं, ठीक है। लेकिन दिवाली ओके पड़ेगी तो मैं देखती हूँ, आप लोग भी बिजी रहेंगे तो देख लेना, है ना, मैं हो सकता है घर से करूँ फिर, ठीक है। मैम, संडे भी कर सकते हैं तो कोई हाँ इश्यू नहीं। ठीक है, नहीं अब डिपेंड करता है, घर पे रहूंगी सैटरडे संडे बात बराबर ही हुई, डिपेंड करता है कि तब तो आप लोग फ्री रहेंगे, छुट्टियां पड़ेंगी आप लोग की ना, तो जब भी मैनेज हो जाएगा तो फिर वहां पर हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे ठीक है। रिस्पॉन्स, आप लोग बस अटेंटिव होकर सुनेंगे या फिर क्वेरीज रखेंगे, तभी मैं क्लास करूंगी, ठीक है। और भी टॉपिक जो भी आप अगर टॉपिक मुझे सर्च करेंगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। थैंक यू अजीत। थैंक यू हेमा। चलो फिर मिलते हैं सैटरडे को या फिर मे बी संडे को, ठीक है। ओके देन, सी यू, बाय, गुड नाइट। फीडबैक फॉर्म भेजूंगी तो आप लोग उसे फिल कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। लिंक शेयर करूंगी। ओके, बाय बाय।